हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट नेटिव को। रिएक्ट नेटिव क्या है, कैसे काम करता है और कैसे हम रिएक्ट नेटिव की मदद से मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो हम यहाँ पर फ्रॉम द स्क्रैच देखने वाले, यानी बेसिक से एडवांस लेवल तक हम रिएक्ट नेटिव को सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद में मिनी प्रोजेक्ट्स और फिर लास्ट में हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपने मेरे चैनल पर देखा होगा, जितने भी हमने मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं, सेम उसी तरीके से एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हम यहाँ पर रिएक्ट नेटिव में भी क्रिएट करेंगे। अब स्टार्ट में आपको थोड़ा सा ये स्लो पेस लग सकता है, क्योंकि हम स्टार्ट में जो है इसको अच्छे से समझेंगे कैसे काम करता है। एक 5 से 10 ट्यूटोरियल हम क्या करेंगे, बेसिक कवर कर लेंगे, उसके बाद में फिर डायरेक्टली जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, या फिर हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी देख सकते हैं, यानी प्रोजेक्ट के साथ में ही जो है रिएक्ट नेटिव को भी समझ सकते हैं। तो अगर आपके कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे रिएक्ट नेटिव क्या है और क्यों हमको इसकी ज़रूरत है। देखिए, रिएक्ट नेटिव की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल के एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल में क्या आता है, मेन जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है एंड्रॉयड और सेकंड है आईओएस। अगर हमको सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनाना है तो फिर हमको जो है जावा या फिर कॉटलिन का यूज करना पड़ता था, और आईओएस के लिए हमको स्विफ्ट का यूज करना पड़ता था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव की मदद से क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी एक कोड बेस रहेगा, हम क्या करेंगे, रिएक्ट का कोड लिखेंगे। अब देखिए, आपने जो नॉर्मल रिएक्ट सीखा होगा ना, इससे थोड़ा सा नेटिव डिफरेंट होता है। अगर आप नॉर्मल रिएक्ट की बात करेंगे, जैसे कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, ये रहा हमारा नॉर्मल रिएक्ट। ऑफिशियल वेबसाइट तो अभी इसकी चेंज हो गई, रिएक्ट डॉट डेव पे ये शिफ्ट हो गई, यानी नेक्स्ट जेएस का सपोर्ट इसमें आ रहा है, नेक्स्ट जेएस पे ये स्विच हो गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन उसका मिल जाएगा। गेट स्टार्ट पर क्लिक करिए। ये सारी चीजें जो आपने रिएक्ट में सीखी है ना, स्टेट क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, कैसे स्टाइलिंग होती है, फिर लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, यानी हुक्स जो भी है, तो ये सारी सेम चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में। लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। लेकिन देखिए, अगर आपको रिएक्ट नेटिव पर काम करना है तो आपको नॉर्मल रिएक्ट जेएस आना चाहिए, तभी जो है आप इसको कंटिन्यू करिए। अगर आपको नहीं आता है बेसिक रिएक्ट जेएस, तो आप पहले शुरू कोई भी क्रैश कोर्स देखिए, वहां से आप क्या कर सकते हैं, रिएक्ट जेएस सीखिए, उसके बाद में फिर रिएक्ट नेटिव को कंटिन्यू करिए। देखिए, दोनों में नाम सेम है, रिएक्ट नेटिव और नॉर्मल रिएक्ट। अब नॉर्मल रिएक्ट में क्या होता है, हम इसमें वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि हम ब्राउजर में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट नेटिव में हम क्या कर रहे हैं, नेटिव का मतलब क्या है कि प्योर। प्योर क्या है, अब देखिए, मोबाइल के लिए बन रहा है तो मोबाइल में प्योर क्या रहेगा, उसका हार्डवेयर। तो ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, नेटिव की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा मॉड्यूल, फिर जो भी हार्डवेयर के अंदर चीजें रहेंगी, सेंसर्स रहेंगे, तो ये सारी चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव की मदद से। अगर हम वहीं पर नॉर्मल रिएक्ट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर मान लीजिए नेक्स्ट जेएस का हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम ये सारी चीजें एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि मोबाइल फ्रेंडली हम एप्लीकेशन इसमें बना सकते हैं नॉर्मल रिएक्ट का यूज करके या फिर नेक्स्ट जेएस का यूज करके, लेकिन उसके नेटिव फीचर्स हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स मार्केट में मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल आपकी वेबसाइट को कन्वर्ट कर देते हैं एंड्रॉइड के एप्लीकेशन में या फिर आईओएस के एप्लीकेशन में, लेकिन वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होंगी, वो नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होंगी। तो ये भी एक डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्योर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाना है, तब आप जो है रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है रिएक्ट में बनी हुई, तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिएक्ट नेटिव में। ज्यादा नहीं, माइनर चेंजेस रहेंगे। आप एक बार कोड बेस देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, थोड़े से हमको माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं। अब देखिए, माइनर का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो लाइन आपने लिख दिया। देखिए, सिंटैक्स चेंज होगा, क्योंकि कंपोनेंट्स यहाँ पर चेंज होंगे। अब वेब बेस में कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्यूटोरियल में, मैं एक ट्यूटोरियल बता देता हूँ आपको रिएक्ट जेएस का। नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, इसमें जितने भी स्टेट है, हुक्स है, ये सारी चीजें सेम रहेंगी, आप उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई कोड है कि एक बार देख लेते हैं, स्टार्टर कोड बता रहा है ना, इस पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर टिक टैक टो का जो है ना कोड है। अब इसमें जो फंक्शन यूज हो रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लास फंक्शन है, तो क्लास फंक्शन तो हमको नहीं चाहिए, फंक्शनल कंपोनेंट का हम इसमें यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ पर फंक्शन लिख रहे हैं ना, और ये जो बटन कंपोनेंट है, तो हम HTML का इसमें यूज करते हैं नॉर्मल रिएक्ट में, लेकिन रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं है। रिएक्ट नेटिव टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर इसके सेपरेट कंपोनेंट्स है जो कि मोबाइल सपोर्ट करता है। हम आगे देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको समझना है कि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर हमको मोबाइल के लिए एप्लीकेशंस बनानी है, तभी हम जो है रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल करेंगे।
और अगर हमको वेब वर्जन में चाहिए तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्ट का इस्तेमाल करेंगे या फिर नेक्स्ट.जेएस का हम इसमें यूज करेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। और एक डिफरेंस इसके बीच में ये है कि यहाँ पर जो रिएक्ट है ना वो डॉम पर काम करता है, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ऊपर, और नेटिव क्या करेगा, नेटिव फीचर को एक्सेस करेगा। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेंगे। आपको भी क्या करना है, reactnative.dev पर जाना है। और इसको कैसे यूज करना है तो सिंपल है। उसके लिए आप जो है इस गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है कैसे आप जो है रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को सेटअप कर सकते हैं। तो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे सिस्टम में। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक एक्सपो गो और सेकेंड वाला है रिएक्ट नेटिव CLI। अब ये दोनों चीजें क्या है, देखिए रिएक्ट नेटिव को अगर आपको यूज करना है और अगर आप बिगिनर है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सपो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपो मैं आपको साइड में बता देता हूँ। यहीं पे हम क्या कर लेंगे, गूगल करके सर्च कर लेंगे एक्सपो, एक्सपो CLI। फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा, देखिए इस पर क्लिक करिए। अब एक्सपो CLI क्या है, ये थोड़ा सा हमारा काम आसान कर देता है और ज्यादा हमको ये कंपोनेंट्स का सपोर्ट देता है। जैसा कि अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे ना तो यहाँ पर सारी चीजें आपको मेंशन मिल जाएंगी। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्सपो की मदद से हम क्या करेंगे, रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके नेटिव फीचर्स हम एक्सपो की मदद से भी यूज कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली अगर आप रिएक्ट नेटिव यूज करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा हार्ड इसमें जा सकता है। अगर आपने इससे पहले कोई भी मोबाइल के प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया है तो आप डायरेक्टली जो है रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल मत करिए। आप पहले शुरू एक्सपो में एक दो एप्लीकेशन बनाइए, उसके बाद में फिर आप रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल करिए, क्योंकि रिएक्ट नेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है नॉर्मल रिएक्ट के मुकाबले, और इसमें जो है थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन भी हमको ज़्यादा करना पड़ता है। अगर हम एक्सपो की बात करें तो एक्सपो हमको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो कि हमको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपो CLI की मदद से हमको सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ से अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे ना तो इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएंगी, कैसे आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें एक्सपो प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊँगा, लेकिन आप इसका डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर देखें। गाइड्स पर क्लिक करिए, क्या-क्या चीज़ें हैं, ऐप कॉन्फ़िग, परमिशन। अगर आपको नहीं भी समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इग्नोर करिए। डायरेक्टली जब हम कोड लिखेंगे ना उसके साथ में आप फॉलो करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपो का यूज करेंगे। अब एक्सपो को पहले हमको इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अब जरूरत नहीं। अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको npx की मदद से यूज कर सकते हैं। अब npx को यूज करने के लिए हमको हमारे सिस्टम में Node.js को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो Node.js कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप क्या करें, सबसे पहले विजिट करें Node.js। गूगल भी कर लेंगे तो फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, देखिए nodejs.org। इस पर क्लिक करिए। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और उसके हिसाब से फिर यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन दे देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक LTS वर्जन है और सेकेंड वाला है करंट। अब करंट में क्या होता है, लेटेस्ट फीचर्स होते हैं, लेकिन ये यूज नहीं करना है अपने को। हम यहाँ पर स्टेबल वर्जन चाहते हैं ताकि हमको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने ना मिले। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जिसमें हमको कोई भी एरर देखने नहीं मिलते जब तक कि हम खुद से उसमें एरर ना कर दें। और करंट में एडवांस फीचर होते हैं लेकिन फिर वो स्टेबल नहीं है, तो चांसेस है कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए। तो आप क्या करें, इसको पहले शुरू इंस्टॉल कर ले। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करिए, इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आप इसको कैसे चेक करेंगे, आप क्या करें, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। जैसे कि मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा node-v। तो जो भी आपने Node.js का वर्जन डाउनलोड किया होगा वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि मेरे केस में देखिए 18.15 है और अभी करंट में चल रहा है 18.17। तो ये माइनर सा डिफरेंस हो सकता है। आप फ्यूचर में ये वीडियो देखें तो फिर आपको जो है इसका वर्जन और ज्यादा देखने मिल सकता है, मगर एटलीस्ट 18.15 तो रखिए। इसके साथ में हमको आता है नोड पैकेज मैनेजर, जिसे हम कहते हैं npm, और इसका भी वर्जन आप चेक कर सकते हैं। npm-v करके आप टाइप करिए तो यहाँ पर देखिए 9.5 का जो है नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन है, जिसकी मदद से हम पैकेजेस या डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर सकते हैं। अब डिपेंडेंसीज क्या है, जो भी सपोर्टिव पैकेजेस हैं जिसकी हमको जरूरत होती है हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तो उसको हम डाउनलोड करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक कमांड है npm। npm के अंदर देखिए यहाँ पर इसने कैसे एप्लीकेशन को क्रिएट किया। सबसे पहले इसने npx का यूज किया। अगर आप npx यूज करेंगे तो आपको एक्सपो को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हमको डाउनलोड करना पड़ता था एक्सपो CLI, लेकिन अब जो है
डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट होना है। Node.js अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद में डायरेक्टली आप जो है ये कमांड की मदद से रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये एक्सपो की मदद से क्रिएट होगा तो बहुत सा कॉन्फ़िगरेशन इसमें एक्सपो का आएगा। अगर आप CLI का यूज करेंगे तो ये डायरेक्टली CLI से रिलेटेड यानी प्योर रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स आपको देगा। लेकिन एक्सपो क्या करेगा, यहाँ पर खुद के सेपरेट पैकेजेस भी यहाँ पर देगा, जैसे बंडलर हम कहते हैं ना, तो वो चीजें यहाँ पर ये एडिशनल प्रोवाइड करता है ताकि हमको और आसानी हो रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को क्रिएट करने में। और एक्सपो अगर आप यूज करेंगे ना तो आप क्या कर सकते हैं, एमुलेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी एंड्रॉइड स्टूडियो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी मोबाइल है ना उसमें डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं और डीबग कर सकते हैं। कैसे, आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है एक्सपो क्लाइंट या फिर एक्सपो ऐप भी आप सर्च कर सकते हैं। एक्सपो ऐप प्ले स्टोर, अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पे सर्च करिए, देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से आपको जो है iOS के लिए भी मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक पे मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन होती है। आप डायरेक्टली अपने मोबाइल में जो है जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले शुरू आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और जब आप इसकी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे यानी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन एक्सपो की मदद से क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन रन करने के बाद आपको एक QR कोड मिलता है, उसको आपको सिंपली स्कैन करना है और वो एप्लीकेशन यानी जो भी आपने एप्लीकेशन रन की होंगी ना वो आपके फोन में जो है लाइव हो जाएंगी। कैसे होंगी आगे देखेंगे। मैं यहाँ पर जो है एमुलेटर का यूज करूंगा क्योंकि मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ। अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है यानी 16 GB एटलीस्ट रैम है तब आप क्या करें, यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल करना है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो इतना लिख के सर्च करिए, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। आपको इसको डाउनलोड करना है और ये काफी बड़ा है और हैवी भी है, तो आप क्या करें इसको पहले शुरू डाउनलोड कर लें। अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के मामले में अच्छा है तभी आप जो इसका यूज करें, वरना आप एक्सपो क्लाइंट का यूज कर सकते हैं, यानी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करिए और वहीं से एक्सेस करिए तो वो भी परफेक्टली काम करेंगी। लेकिन अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए तब आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से आपको उसको डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर कंसेंट आपसे पूछेगा, आपको सिंपली इसको एग्री कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करिए और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इतना कुछ हार्ड नहीं है इसका इंस्टॉलेशन भी, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ रहा है तो आप जो है गूगल करके भी देख सकते हैं, आपको और काफी अच्छे ट्यूटोरियल्स इसके ऊपर मिल जाएंगे। या फिर अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख लेता हूँ मैं कोई है क्या अवेलेबल। एसेंशियल इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करके बता देता हूँ और यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट भी बता दिया इसने, कितना आपको रैम चाहिए और फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। सो मेक श्योर आप इसको फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर ट्यूटोरियल भी है कैसे इसको इंस्टॉल करना है। इनकेस अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको जरूर देखें। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसीलिए मैं जो इसको इंस्टॉल करके नहीं बता रहा हूँ। इतना हार्ड नहीं है, आप कर लेंगे आई होप सो। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो के बाद में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर के लिए जो है VS कोड का इस्तेमाल करेंगे, यानी विजुअल स्टूडियो कोड। नॉर्मल आप रिएक्ट के लिए भी यूज करते होंगे या फिर जावास्क्रिप्ट के लिए, तो सेम हम यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल करेंगे। ये भी अवेलेबल है, विंडोज मैक और लिनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखिए, इसका हम यूज करेंगे। इसकी मदद से हम हमारी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो ये सारा सेटअप है, आई होप इतना सारा आप सेटअप करके रखेंगे। और आप चाहे तो इसको डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें, आप एक्सपो का भी देख सकते हैं या फिर प्योर रिएक्ट नेटिव का भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपो भी क्या कर रहा है, रिएक्ट नेटिव का ही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हमको थोड़ा सा जो है इसमें एडवांटेज मिलता है एक्सपो में, वो बहुत से प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हमको दे देता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर प्योर रिएक्ट नेटिव की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा हो जाता है, लेकिन एक से दो बार अगर आप एक्सपो में एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो फिर आप डायरेक्टली जो है रिएक्ट नेटिव में भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, पब्लिश भी करेंगे हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे, या फिर एक्सपो में क्या होता है, एक्सपो का खुद का प्ले स्टोर भी आता है जहां से आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसको iOS और फिर एंड्रॉइड दोनों में जो है इजीली जो है शेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल आप क्या करें, इतना सेटअप देख के रखें और बेसिक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट जरूर करें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
हमारी फर्स्ट रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो जहां पर भी आपको रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को क्रिएट करना है तो उस पाथ पे आपको जाना है। जैसे कि मेरे केस में मैं डी ड्राइव के अंदर हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पाथ को कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करूंगा। अब विंडोज अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आके cmd टाइप करेंगे और इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पाथ कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर जो है रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको लिखना है npx मेक श्योर आपने जो है Node.js को इंस्टॉल करके रखा होगा और आप अभी इंटरनेट से भी कनेक्टेड हो, तभी ये चीज काम करेंगी। तो जैसे आप लिखेंगे npx, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सपो का इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट एक्सपो डैश ऐप, उसके बाद में फिर अपनी एप्लीकेशन का नाम। तो आपको जो भी अपनी एप्लीकेशन का नाम रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट ऐप, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट एप्लीकेशन है रिएक्ट नेटिव में, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है फर्स्ट ऐप। इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर एक्सपो की मदद से रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपसे देखिए यहाँ पर एक्सपो को डाउनलोड करने के लिए भी पूछता है, यानी इंस्टॉल करने के लिए पूछता है। तो आपको सिंपली वाई प्रेस करना है और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देना है। तो इसके बाद में सारी डिपेंडेंसीज और फाइल्स जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको देखना है तो आप इसको छोटा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के बाद देखिए यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है फर्स्ट ऐप। अभी ये फोल्डर पूरा नहीं बना, सारी डिपेंडेंसी यहाँ पर डाउनलोड होंगी और इसे क्रिएट होने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, इसमें ज्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन मोस्टली जो है 4 से 5 मिनट में ये सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएंगी ना तब आपको शो करता हूँ। तब तक के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं या फिर आप जो है विजुअल स्टूडियो कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम जो है विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। पहले शुरू उसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा देखिए फोल्डर है फर्स्ट ऐप, यानी ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत से फाइल्स और फोल्डर्स आपको देखने मिल जाएंगे। इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले शुरू रन कर देंगे। तो रन करने के लिए आपको क्या करना है, टर्मिनल का यूज करना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आप लिखेंगे npm स्टार्ट कमांड। इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है एक्सपो की मदद से रन हो जाएंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टार्टिंग मेट्रो बंडलर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पर जो बंडलर है ना उसकी मदद से आपको काफी सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं और ये क्यूआर कोड भी आपको देखने मिल जाएगा। अगर आपने एक्सपो की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड की होंगी तो उसको स्कैन करके आप अपने फोन में जो है इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है। अगर नहीं तो फिर आपको जो है एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करना है। अगर आप एम्यूलेटर का यूज कर रहे हैं ना, एम्यूलेटर के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन है प्रेस ए फॉर एंड्रॉइड। और आप इसको वेब में भी देख सकते हैं, लेकिन वेब में फिर देखने का फायदा क्या है, क्योंकि हम नेटिव फीचर को तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो वेब को आप अवॉइड कर सकते हैं। और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंड्रॉइड की मदद से यानी प्रेस ए करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है एम्यूलेटर के अंदर ही ओपन हो जाएंगी। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना डिवाइस को ओपन कर लेता हूँ। सो एंड्रॉइड स्टूडियो को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक डिवाइस को ओपन करेंगे। बाय डिफॉल्ट आई थिंक पिक्सल आता है ना, तो पिक्सल में हम इसको ओपन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ से हम क्या करेंगे, नो एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको फोन एंड टैबलेट पर सेलेक्ट करना है। अगर आप एम्यूलेटर यूज कर रहे हैं ना तभी आप जो है इसका इस्तेमाल करें, वरना आप डायरेक्टली जो है एक्सपो क्लाइंट ऐप का इस्तेमाल करें और उसको डायरेक्टली अपने मोबाइल में देख लें। और यहाँ पे मैं फर्स्ट ऐप कर देता हूँ ताकि हमको याद रहे, फर्स्ट ऐप। और इसके बाद में इसको कर देंगे फिनिश। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यस, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक न्यू बना के रखा है ना, देख सकते हैं आप ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एम्यूलेटर को ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है टूल्स में, और टूल्स में देखिए यहाँ पर डिवाइस मैनेजर है, इसको आप ओपन करिए। और यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सल 3 सेलेक्ट है, तो इसी के साथ में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर प्ले का बटन जो है क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है एम्यूलेटर यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब इसको सिंपली आप डॉक कर सकते हैं। और डॉक कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं, सेटिंग मूव टू राइट कर देंगे इसको और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे।
और मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ उसको, इसका साइज भी चेंज कर देंगे। अब ठीक है, यहाँ से मैं पावर ऑन कर देता हूँ और इसको भी मिनिमाइज कर देंगे और पावर बटन पर क्लिक करिए तो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है और इसको मैं कर देता हूँ होम पे। ये है होम, कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका इंटरफेस हमको देखने मिलता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, और इसको भी थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ मैं, ताकि इसको भी हम साइड बाय साइड देख पाए। अब ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अगर आप यहाँ पर ए प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली एम्यूलेटर में आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि ए प्रेस किया मैंने तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। तो ये बंडल होने में टाइम लगता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो है एम्यूलेटर में ये शो करेगा। ये सेम चीज आपके जो है मोबाइल में भी होगा, यानी जैसे आप मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैन करेंगे ना, तो ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगाता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो है फास्ट रिफ्रेश हो जाता है। सो डोंट वरी, यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग एक्सपो को ऐप, और उसके बाद में फिर यहाँ पर पिक्सल का हमारा ऑटोमेटिकली डिवाइस जो है डिटेक्ट हो चुका है, पढ़ सकते हैं आप। और इसके अंदर जो है फिर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम में, उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो है ये काम करेंगे। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करेंगे डिटेक्ट करेंगे और फिर हमारी एप्लीकेशन जो है रिफ्रेश हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अगर नहीं भी होती है तो हम मैनुअल भी इसको कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली जो है एम्यूलेटर में हमारी एप्लीकेशन ओपन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन इसमें ज्यादा होता है नॉर्मल, अगर आप रिएक्ट से इसको कंपेयर करेंगे ना। अब ये मोबाइल एप्लीकेशन है तो थोड़ा सा सेटअप इसमें ज्यादा हमको देखने मिलेगा। देखिए सक्सेसफुली एम्यूलेटर में हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और यहाँ से देखिए कंटिन्यू के लिए कह रहा है, और यहाँ पर आप जो इसको डिबग भी कर सकते हैं, तो डिबग हम बाद में देखेंगे। फिलहाल कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन का इंटरफेस हमको देखने मिलेगा। अगर आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन में देख रहे हैं तब भी आपको सेम इंटरफेस देखने मिलेगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर मेन एंट्री पॉइंट फाइल होती है app.js। इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सेम टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और कर लेता हूँ मैं वेलकम, वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। सेव करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैसेज हमारा रिफ्रेश हो गया। और यहाँ पर कुछ वियर्ड सा सिंटेक्स भी आपको देखने मिलेगा जो कि आपने नॉर्मल रिएक्ट में नहीं देखा होगा। तो ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन आते। पहले शुरू इसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर डॉट एक्सपो है, तो एक्सपो को काम करने के लिए जो भी फाइल्स की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर उसका एक बंडल बन जाता है, यानी डिवाइसेस जेसन। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद में एसेट्स के अंदर आप जो है अपने इमेजेस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी जो भी आपके एसेट्स हैं वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। सेपरेट फोल्डर बना के भी रख सकते हैं, डायरेक्टली भी रख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे हम उसको और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर है, यानी रिएक्ट नेटिव को काम करने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसीज लगती है तो वो यहाँ पर शो होंगी। तो इसमें भी हमको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बिहाइंड द सीन काम करने के लिए पैकेजेस, लाइब्रेरीज, जितनी भी सारी चीजें इसको लगती है वो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली स्टोर कर देता है। या फिर अगर आप थर्ड पार्टी पैकेजेस या फिर मॉड्यूल्स भी डाउनलोड करेंगे ना तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद में आता है गिट इग्नोर की फाइल। यहाँ पर जो भी चीजें आपको गिटहब पर पुश नहीं करानी है तो वो फाइल्स का आप यहाँ पर एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, पाथ ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप जो है अपने कोड को पुश करेंगे ना तो इसके अंदर जो भी फाइल्स रहेंगी वो गिटहब पर पुश नहीं होंगी, यानी आपकी जो भी रिपोजिटरी रहेंगी ना वहां पर ये सारा कोड पुश नहीं होगा। वो हम आगे देखेंगे, अभी तो इसमें कुछ खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हमारे पास है मेन एंट्री पॉइंट फाइल app.js, इसको भी हम लेटर चेंज करेंगे। उसके बाद में आता है app.json, तो हमारी एप्लीकेशन की सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर रहेंगे। हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, फिर कैसे आपको जो है इसमें पाथ्स को डिफाइन करना है, नेविगेशन और बहुत सारी चीजें तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, काफी सारी चीजें इसमें है। उसके बाद में है बेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिएक्ट को काम करने के लिए बेबल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप चाहे तो यहाँ पर उसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन छेड़छाड़ मत करिए, इसकी जरूरत नहीं है। अगर कुछ चेंजेस करने का रहा तो मैं आपको बता दूंगा, फिर साथ ही में हम चेंज करेंगे और देखेंगे क्या इफेक्ट हमारी एप्लीकेशन पर पड़ रहा है उसके साथ में। उसके बाद में पैकेज लॉग जेसन की फाइल, तो इसमें भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप पैकेज जेसन की फाइल चेक कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन का नाम, फिर स्क्रिप्ट, कैसे अपने एप्लीकेशन को आपको रन कराना है, या फिर कितनी डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में डेव डिपेंडेंसीज भी देख सकते हैं, यानी टेम्पररी जो भी डेवलपमेंट में आपके पास डिपेंडेंसीज है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें, देखिए अभी तो स्टार्ट है, जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे तो पैकेजेस भी हमारे पास बढ़ेंगे और फिर कोड बेस भी हमारा बढ़ेगा, तो फिर वो सारी चीजें हम देखेंगे कैसे मैनेज करते हैं।
फिलहाल तो हमारे पास देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसके जो कंपोनेंट्स है ना उसको एक बार देख लेंगे, कैसे कंपोनेंट्स हैं, कैसे काम करते हैं और क्या क्या चीजें हमको इसमें यूज करना है। क्योंकि अगर अभी आप नोटिस करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर कुछ व्यू है, टेक्स्ट है, तो ये सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स देखेंगे, कैसे जो है हम रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल रिएक्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं और क्या चीजें हमको यूज नहीं करना है। जैसे कि अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे reactnative.dev, इस पर आइए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा आपको डेवलपमेंट का, इसके अंदर है देखिए कंपोनेंट्स, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको देखिए कोर कंपोनेंट्स शो करेगा। अब इसमें कोर कंपोनेंट्स में क्या है, बेसिक कंपोनेंट है, यूजर इंटरफेस है, लिस्ट है, एंड्रॉइड स्पेसिफिक, मोस्ट कॉमन अगर आपको देखना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको देखने मिल जाएंगे क्या क्या चीजें इसमें है। जैसे कि मैं बेसिक कंपोनेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर है व्यू, टेक्स्ट, इमेज, टेक्स्ट इनपुट, स्क्रॉल व्यू, स्टाइल शीट। तो ये सारी चीजें क्या है, देखिए जैसे हम डिव यूज करते हैं ना, अगर मान लीजिए हमारी ये जो एप्लीकेशन है, साथ ही में मैं इसको रन करके भी बता देता हूँ, एमुलेटर में ये रन है। अगर मैं यहाँ पर डिव का यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डिव और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हाय, अगर मैंने इतना लिख के सेव किया तो देखिए यहाँ पर इंस्टेंटली मुझे जो है एरर शो कर रहा है, देख सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट स्ट्रिंग मस्ट बी रेंडर विद इन अ टेक्स्ट कंपोनेंट। तो अब ये क्या चीज है, देखिए हम नॉर्मल रिएक्ट में जो है HTML का यूज कर सकते हैं, जो भी उसके अंदर टैग्स है उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं है। रिएक्ट नेटिव में कुछ कंपोनेंट्स हैं उतना ही हम यूज कर सकते हैं और उसकी मदद से सारा डिजाइन हमको करना पड़ता है। अब कौन से कंपोनेंट है, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने देखा ना व्यू, टेक्स्ट, इमेज, टेक्स्ट इनपुट, और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें इसमें अवेलेबल है। और ये थोड़ा सा लिमिटेड है, देखिए नॉर्मल अगर आप वेब एप्लीकेशन की बात करेंगे ना तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हमको देखने मिलते हैं, लेकिन रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं है, बहुत कम कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं। फिर आप उसको जो स्टाइल करके यूज कर सकते हैं, मैं आपको कोड में बता देता हूँ। ये हमारा कोड, इसमें हमारे पास है देखिए यहाँ पर व्यू, ये जो व्यू है ना ये कंटेनर की तरह काम करता है। जैसे हमने यहाँ पर डिव लिखा ना, अब मैं डिव को रिमूव कर देता हूँ और एमुलेटर को भी साइड में ओपन करता हूँ। अब सेव कर लेता हूँ तो देखिए वापस से हमको हमारा टेक्स्ट यहाँ पर मिल गया, वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो ये व्यू क्या करेगा, ये डिव का काम करेगा। उसके बाद में अगर आपको टेक्स्ट यूज करना है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट का टैग यूज करना है, जैसे कस्टम HTML एलिमेंट की तरह आप यूज करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में स्टेटस बार, अब ये देखिए ये प्योर नेटिव कंपोनेंट है। ये जो स्टेटस बार होता है ना, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। डायरेक्टली जो HTML का इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके बदले हमारे पास कंपोनेंट्स है जो कि रिएक्ट नेटिव ने हमको ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है कि आप इन्हीं में से यूज करो। कौन से में से, ये जो कंपोनेंट्स है, एक तो व्यू इस्तेमाल करो, टेक्स्ट, टेक्स्ट इनपुट, इमेज, स्क्रॉल व्यू, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारी चीजें आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो नेटिव फीचर्स है ना, यानी एंड्रॉइड की APIs, फिर iOS कंपोनेंट्स, तो ये इन सबको भी अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तभी आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो मॉडर्न फीचर्स है वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटी इंडिकेटर, अलर्ट्स, डायमेंशन, कितना डिवाइस है उसको एक्सेस कर सकते हैं, मॉडल हो गया, पिक्सल रेशियो, स्टेटस बार, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। इतने सारे कंपोनेंट्स हमको देखने में मिलते हैं। अगर आपको और देखना है तो देखिए यहाँ पर बटन है, बटन कैसे यूज करेंगे, देखिए सेल्फ क्लोजिंग टैग में आपको बटन मिलेगा और उसमें एक टाइटल की प्रॉपर्टी होती है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, देखिए एक न्यू कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करके देख लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रूट में जो है ना एक फोल्डर बनाता हूँ SRC के नाम से, यानी सोर्स के नाम से, और इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाता हूँ टेस्ट के नाम से, test.js, या फिर आप .jsx भी लिख सकते हैं। इतना लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको हम कैसे रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट बनाएंगे, तो उसके लिए आप जो है एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली एक्सटेंशन में सर्च करना है और यहाँ पे आप सर्च करेंगे ES7। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो ये वाला एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है, मैं यहाँ पर ओपन करके बता देता हूँ ब्राउजर में। तो देखिए ये वाला एक्सटेंशन है, हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये ब्राउजर का नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो कोड का है, वहां पर थोड़ा सा जगह का इशू आ रहा है ना, इसीलिए मैंने जो है ब्राउजर में आपको ओपन करके बताया। तो इतना बड़ा इसका नाम है, सो मेक श्योर इसको पढ़ लीजिए एक बार, आपको समझ में आएगा। काफी जो है पॉपुलर है और ये फ्री में ये वाला भी कर सकते हैं, या फिर इसके साथ में देखिए ये भी एक आता है, इसको भी ओपन करके बता देता हूँ मैं। ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूल रिएक्ट नेटिव स्निपेट, तो ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं।
इससे क्या होगा, देखिए इस फाइल में वापस जाऊंगा टेस्ट के अंदर, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा RNC, जैसे मैं लिखूंगा तो देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन शो करता है रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, हमको जो है मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप app.js में देखेंगे तो देखिए सेम चीज आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्लास बेस आ गया। अगर आपको क्लास बेस नहीं चाहिए तब आप क्या करेंगे, वापस आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे RN फॉर रिएक्ट नेटिव, और उसके बाद में F लिखेंगे फॉर फंक्शनल कंपोनेंट। एक्सपोर्ट के साथ में लिखता हूँ तो आप लिखेंगे RNFE, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए तो देखिए ये एक्सपोर्ट के साथ में आपको देखने मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर काम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी हैबिट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए ये सेव हो चुका है, और एम्यूलेटर भी साइड में मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये रहा हमारा एम्यूलेटर। अब जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर तो कुछ भी शो नहीं किया। अब सेम चीज जैसे हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से आप इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। सो इस टेक्स्ट के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। हमारे कंपोनेंट का नाम है टेस्ट, तो देखिए सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। अगर आपके केस में नहीं होती है तो मैनुअली आप कुछ इस तरीके से उसको इंपोर्ट करिए, सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इसका भी एक्सटेंशन आता है, अगर आप मेरी सीरीज फॉलो करते हैं तो मैंने सारे एक्सटेंशन आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट करके आप सर्च करिए एक्सटेंशन में, और यहाँ पर देखिए ऑटो इंपोर्ट का एक्सटेंशन मिलेगा, आप इसको जो है इंस्टॉल करके रखिए, काफी हेल्प करेंगे आपको ऑटो इंपोर्ट में। अब इसको सेल्फ क्लोज में ऐड करके हम सेव कर लेंगे। तो जैसे हमने सेव किया तो देखिए नीचे हमारे पास टेस्ट कमांड आ चुका है। तो परफेक्टली हमारे पास एक न्यू कंपोनेंट भी क्रिएट हो गया। देख सकते हैं आप, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से ऐड कर देता हूँ टेस्ट कंपोनेंट, सेव। तो सेम यहाँ पर हमको रिजल्ट देखने मिल रहा है। सो आई होप बेसिक कंपोनेंट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखते रहें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके ही बनानी है। बहुत सारी चीजें इसमें हमको नहीं समझ में आती है फर्स्ट टाइम में, क्योंकि नॉर्मल रिएक्ट में हम क्या करते हैं, डिव का यूज करते हैं, H1 का, H2 का, या फिर पैराग्राफ टैग का। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें डायरेक्टली हमारे पास व्यू है, फिर टेक्स्ट है, और भी अगर आपको कुछ चीजें चाहिए, नेटिव फीचर चाहिए, तो आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा। और जो जो चीजें इसने बताया है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं जो चीजें बता रहा हूँ हो सकता है आपको कुछ और एडिशनल चीजें चाहिए, तो फिर आपको उसका आइडिया होना चाहिए। इसलिए आप क्या करें, डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें। जो चीजें अगर आपको चाहिए तो ट्राई करें उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की। फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, लेकिन थर्ड टाइम में तो हो ही जाएगा। और फिर हम प्रोजेक्ट्स भी इसमें देख रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे जो है इसमें प्रोजेक्ट बनता है। फर्स्ट हम जो है बेसिक पार्ट कवर कर लेंगे, क्या क्या चीजें इसमें बेसिक है। नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, स्टाइलिंग देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइलिंग का पार्ट देखेंगे, कैसे हम रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट में स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए देखिए यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। अगर आपने जो है स्टाइल कंपोनेंट देखा होगा तो सेम उसी तरीके से आप जो है ऑब्जेक्ट बना के स्टाइलिंग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इनलाइन स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा इसमें कुछ बूटस्ट्रैप हमको देखने नहीं मिलता है, इसमें बहुत ही कम आपको लाइब्रेरीज देखने मिलेंगी। जैसे अगर आपने नॉर्मल वेब बेस में देखा होगा ना, वहां पे हमको टेलविन मिल जाता है, मटेरियल यूआई मिल जाता है, स्टाइल कंपोनेंट, चक्रा यूआई एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास वेब में अवेलेबल है, लेकिन मोबाइल में इतने सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो हम ज्यादातर इसमें कस्टम स्टाइलिंग करते हैं, या फिर एक दो जो भी लाइब्रेरी अवेलेबल है ना तो उसका हम यूज करते हैं। तो अभी तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल देखेंगे कैसे हम CSS की मदद से स्टाइलिंग कर सकते हैं। और CSS में भी थोड़ा सा पार्ट ब्लॉक है, पहले शुरू में आपको बता देता हूँ। सिंपली अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना स्टाइल, तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो स्टाइल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले शुरू स्टाइल शीट को इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टाइल शीट की मदद से ऑब्जेक्ट बना के। मैं एक बार आपको जो कोड में बता देता हूँ डायरेक्टली। ये हमने जो कंपोनेंट बनाया था ना टेस्ट का, साइड में एमुलेटर भी ओपन है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली देखिए ये जो टेक्स्ट है ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और टेस्ट कंपोनेंट 1 कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं सेकेंड, सेव। तो यहाँ पर देखिए 1 2 शो करेगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पर इनलाइन स्टाइल ऐड कर देता हूँ, स्टाइल और डबल करली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं इसका जो है कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर, और इसको कर देता हूँ मैं रेड। इतना लिख के सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये रेड कलर में शो हो गया। अब ये हो गया इनलाइन स्टाइल। इसके बाद में आप जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए आपको स्टाइल शीट लगेगा, और उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट नेटिव में से। तो यहाँ पर टेक्स्ट के बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं स्टाइल शीट। देखिए ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, और नीचे हम क्या करेंगे, उसकी मदद से ऑब्जेक्ट्स नीचे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट बना देता हूँ स्टाइल्स, और आई थिंक app.js में आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पर है बना हुआ।
तो कुछ इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, पहले शुरू आपको जो है एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट स्टाइल्स। स्टाइल जरूरी नहीं है, आप जो भी नाम आपको देना है आप दे सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर स्टाइल शीट को टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल शीट। उसके अंदर हमारे पास क्रिएट का फंक्शन होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट, और वाई भी आ गया तो वाई को डिलीट कर देता हूँ मैं। ये है क्रिएट का फंक्शन। इसके अंदर आप जो है ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ h1 कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने इसका नाम रखा h1। ये है ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आप क्या करेंगे, जितनी भी आपको स्टाइलिंग करना है, जैसे कि मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज इसको कर देता हूँ 30। उसी के साथ में मैं यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा ग्रीन कलर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीन, सेव कर लेता हूँ। जैसे सेव करूंगा कुछ भी इफेक्ट यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। अगर आपको इसको इफेक्टिव बनाना है तो इस H1 को आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल। अब मैंने स्टाइल लिखा, सिंपली एक करली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस स्टाइल को टारगेट करूंगा पहले शुरू। तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्टाइल, और इस स्टाइल के अंदर मेरे पास है H1। तो इस H1 को मैं यहाँ पर लिखूंगा H1, सेव। जैसे मैंने सेव किया तो देखिए यहाँ पर हमारे टेस्ट2 कंपोनेंट का फॉन्ट कलर और इसका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है रिएक्ट नेटिव में स्टाइलिंग कर सकते हैं। देखिए ये एक बेसिक वे है। अगर आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करना है तो आप कर सकते हैं, ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आई थिंक पेपर है इसमें, पेपर यूआई लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आपको जितनी भी कस्टम स्टाइलिंग करना है तो आप इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट बनाकर उसको टारगेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। हम हमारे मेन प्रोजेक्ट में जो है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का ही यूज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनलाइन और फिर ऑब्जेक्ट बेस यानी स्टाइल कंपोनेंट बेस हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे जेएसएस भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट बना के हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल में उसको पास करा सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही में एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे ना, देखिए ये सब कुछ सेंटर में आ रहा है। तो सेंटर में क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पर app.js में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारे कंटेनर की क्लास है ना, उसके अंदर flex1 है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फ्लेक्स का ऑप्शन है चीजों को अलाइन करने के लिए। अगर मैं यहाँ से ये रिमूव कर लूँ, या फिर इसमें से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं स्टाइल रिमूव कर लूँ, सेव कर लेता हूँ, तो देखिए ये टॉप पर चिपक के आ गए। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है रिएक्ट नेटिव के साथ में, तो हमको खास इसका ध्यान रखना पड़ता है। आई होप आपको स्टाइल का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, कैसे हम रिएक्ट नेटिव में स्टाइलिंग का यूज कर सकते हैं। एक तो इनलाइन स्टाइल यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है ऑब्जेक्ट बना के भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको सही लगता है। देखिए इनलाइन स्टाइल तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है। अगर ज्यादा डेटा रहेगा तो फिर इसका साइज तो काफी बढ़ जाएगा, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे और इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो सारी पॉसिबल वेज हम यहाँ पर आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जिसमें हम रिएक्ट नेटिव के फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। कैसे हम स्टेट का यूज कर सकते हैं, इनपुट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, और बटन का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे, एक टू डू की एप्लीकेशन या फिर टास्क मैनेजमेंट की एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जहां पर भी न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो उस पाथ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट या फिर पावर शेल को ओपन करना है। और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप टर्मिनल ओपन करिए। जैसे कि मेरे केस में मैं विंडोज पर हूँ, और यहाँ पर मैं डी ड्राइव के अंदर मेरे पास एक फोल्डर है मोबाइल एप्स के नाम से। तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ cmd। तो कमांड प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली इस पाथ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ब्रांड न्यू रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे एक्सपो की मदद से। तो उसके लिए आप लिखेंगे npx, उसके बाद में क्रिएट डैश एक्सपो डैश ऐप, उसके बाद में फिर एप्लीकेशन का नाम। तो हमारे केस में हम इसका नाम रखेंगे टास्क। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा टास्क एप्लीकेशन। इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं आप npm install कमांड बाय डिफॉल्ट ये रन कर रहा है, जिसकी मदद से रिएक्ट नेटिव या फिर एक्सपो की जितनी भी डिपेंडेंसीज है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो सारी यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसको कंप्लीट होने में 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, और जैसे यहाँ पर डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगी तो मैं वीडियो को रिज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना, इसका फोल्डर बन चुका है, देख सकते हैं आप टास्क एप्लीकेशन। इसको ओपन करिए, फिर राइट क्लिक
और फिर ओपन विथ कोड। तो ऑटोमेटिकली ये फोल्डर या फिर जो भी प्रोजेक्ट है अपना वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ अपडेट भी आया है तो आप इस अपडेट को भी देख सकते हैं। मैं सिंपली इसको कट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड टर्मिनल का यूज करेंगे और सबसे पहले इस एप्लीकेशन को रन करेंगे। बाय डिफॉल्ट लेआउट आपको पता होगा कैसा दिखता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देंगे ऊपर ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। यहाँ पे आपको लिखना है npm start कमांड। इतना लिख के अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन एक्सपो स्टार्ट की मदद से रन होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बंडलर जो है रन हो चुका है। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं ना एक्सपो का, तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए। जैसे स्कैन करेंगे तो जो भी एप्लीकेशन का डिफॉल्ट लेआउट है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। हम यहाँ पर एमुलेटर यूज कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करें। और अगर आप भी एमुलेटर यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको प्रेस ए करना है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एमुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ से मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ पहले शुरू। एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। और यहाँ पर हो सकता है आपके पास कुछ प्रोजेक्ट हो या ना हो। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है ना इसका डिवाइस ओपन कर लेंगे। तो इस थ्री डॉट पर आप क्लिक करिए, यानी मोर एक्शन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ से देखिए वर्चुअल डिवाइस मैनेजर है ना, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एमुलेटर को रन करेंगे। मेरे पास पिक्सल 3a का डिवाइस है, आप कोई दूसरा डिवाइस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, मगर मैं एज इट इज इसके साथ में जाऊंगा। आपको क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ पर देखिए प्ले का बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करिए। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है, देखिए प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्लियर कर देंगे पहले शुरू। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पॉज कर देंगे पहले शुरू। और यहाँ से वाइप डेटा, यस पर क्लिक करेंगे तो डेटा जो भी है वो वाइप हो जाएगा। अब जो है इसको प्ले करके देखते हैं। तो इस टाइम जो है फ्रेश यहाँ पर आउटपुट आपको देखने मिलेगा, यानी कुछ भी यहाँ पर शो नहीं करेगा। देख सकते हैं आप, कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। और कभी कभार ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है। और आप चाहे तो पावर बटन ऑन करके भी चेक करें कि ये पावर ऑन हुआ है या नहीं। तो इसको साइड में रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन को जो है रन करेंगे। इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये पावर अप हो रहा है अभी, तो थोड़ा सा स्लो भी चलता है। सो मेक श्योर बी पेशेंस, क्योंकि एमुलेटर है, इसको रैम काफी ज्यादा लगता है और अच्छा प्रोसेसर भी होना चाहिए। सो वेट करते हैं इसके बूट होने का। तब तक हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से एक बार देख लेंगे क्या क्या कमांड्स हमको मिलती है टर्मिनल में। जब भी आप npm स्टार्ट या फिर एक्सपो स्टार्ट करेंगे ना, तो एक तो आप मोबाइल एप्लीकेशन में इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप एंड्रॉइड में डायरेक्टली प्रेस ए करके कर सकते हैं। अगर iOS यूज कर रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, npm run iOS करके टाइप करेंगे। तो हमारे केस में तो एक्सकोड नहीं है अपने पास, इसीलिए हम डायरेक्टली एंड्रॉइड एमुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली प्रेस करेंगे ए। जैसे ए प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर फेच होगा, यानी ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे इस एमुलेटर के अंदर जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर डाउनलोड का आइकन आया था, अभी वो रिमूव हो गया। सारी डिपेंडेंसी यहाँ पर डाउनलोड होती है, यानी जो भी एप्लीकेशन है वो एज इट इज यहाँ पर इस वर्चुअल डिवाइस में बन जाता है। देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिकली ये ओपन हो रहा है। सेम ये प्रोसेस अगर आप मोबाइल की मदद से भी करेंगे ना, यानी क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो सेम प्रोसेस वहां पर भी लेगा, यानी स्कैन करेंगे तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ओपन होंगी और ये सारे मॉड्यूल्स जो है डाउनलोड होंगे आपके मोबाइल के अंदर। और सक्सेसफुली देखिए यहाँ पर बंडल जो है कंप्लीट हो चुका है और कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ से डिबगर के ऑप्शन भी देख सकते हैं, फिलहाल इसको कट कर देते हैं। और यहाँ पर सिंपल सा प्लेन लेआउट है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड बाय साइड कर देंगे। सो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हमने फोल्डर स्ट्रक्चर को जो है कंप्लीट देखा था। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एसआरसी के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे टास्क के नाम से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टास्क .js भी लिख सकते हैं, दोनों भी चीजें यहाँ पर वर्क करती है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ मैं और साइड में एमुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर बटन्स लगते हैं ना, तब हम इसको और साइड में यहाँ पर पुश कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, यानी रिएक्ट नेटिव का फंक्शनल कंपोनेंट हमको बनाना है। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था ना, आप एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखें। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, ES7 इतना लिख के आप सर्च करेंगे ना तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए ES7 रिएक्ट, अच्छा ये वाला नहीं है, नीचे वाला है, देखिए ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो ये वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, डायरेक्टली जो है आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं लिखूंगा RN फॉर रिएक्ट नेटिव, और उसके बाद में फिर आप कंपोनेंट बना सकते हैं, जैसे कि कंपोनेंट। फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट भी आपको ऐड करना है तो आप लिखेंगे। यहाँ से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंपोनेंट बन चुका है।
अब इसको हम क्या करेंगे, पहले शुरू सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, app.js को ओपन करना है, क्योंकि ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट फाइल है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीजों को रिमूव कर देता हूँ, या फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ टेक्स्ट को रिमूव करेंगे। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ, और इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो टास्क का कंपोनेंट है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आप लिखेंगे टास्क, देखिए सजेशन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। आपके केस में अगर नहीं होता है तो आप मैनुअली कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करें। इंपोर्ट, फिर कंपोनेंट का नाम, उसके बाद में फ्रॉम, और फिर आपको यहाँ पर सिंगल कोट्स में पाथ ऐड करना पड़ता है कहाँ से आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट इन कंपोनेंट बराबर से शो कर रहा है। अब अगर आप यहाँ से स्टाइलिंग रिमूव कर देंगे ना, देखिए जैसे कि मैं यहाँ से स्टाइल रिमूव करता हूँ और सेव करूंगा ना, तो देखिए ये टॉप पर चिपक कर आएगा। क्योंकि देखिए नेटिव फीचर में ना ये भी आता है कि हमको इसमें जो है मार्जिन, पैडिंग, ये सब कुछ अलाइन करना पड़ता है प्रॉपरली। अब ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, iOS में थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर देखने मिल सकता है। और अगर आपके पास नॉच वाला फोन है, यानी फुल डिस्प्ले और बीच में नॉच है, तब भी जो है ये प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंटेनर बनाते हैं, उसके बाद में फिर यूज करते हैं उसको। जैसे कि मैं देखिए वापस से ये जो स्टाइल का डिफॉल्ट कंटेनर का टैग आता है ना, उसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सेव। तो सब कुछ सेंटर में हो गया। अब सब कुछ सेंटर में क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स को कमेंट आउट कर देता हूँ तो देखिए ये टॉप पर चिपक कर आ गया। तो फ्लेक्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम करता है। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन यहाँ पर कॉलम होती है, जिसको आप रो में भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके से कंटेनर यूज करना है तो कर सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे, फ्रॉम द स्क्रैच स्टाइलिंग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। स्टाइल में इसकी जरूरत नहीं है। कुछ इस तरीके से देखिए रेंडर का एरर भी शो करता है, तो इसको इग्नोर करिए, क्योंकि यहाँ से हमने इसको कमेंट किया और यहाँ से अब रिमूव किया। सेव कर लेंगे, एरर यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ कुछ इस तरीके से टॉप पर ही चिपक के आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, टास्क में हैंडल करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा एक मेन कंटेनर रहेगा व्यू के नाम से। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और व्यू ऐड कर देंगे। व्यू क्या काम कर रहा है, ये कंटेनर का काम कर रहा है। फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर उसके लिए आपको जो है टेक्स्ट इनपुट का ऑप्शन मिलता है, देखिए सजेशन शो करेगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्लास कंपोनेंट हो गया ना, देख सकते हैं आप, ये क्लास कंपोनेंट हो गया। तो मैं इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देता हूँ। इसको पूरा कट कर देंगे पहले शुरू, और यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। देखिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये फंक्शनल कंपोनेंट है। पहले हमारे हाथ से जो है सी प्रेस हुआ था ना, तो वो क्लास कंपोनेंट के लिए था। फंक्शनल के लिए आपको एफ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यानी RNFE, रिएक्ट नेटिव फंक्शन विद एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से जो है एक न्यू कंटेनर बना देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू, मेक श्योर कैपिटल से स्टार्ट करें। ये हो गया हमारा व्यू, एक कंटेनर। इसके अंदर हम इनपुट रखेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे टेक्स्ट इनपुट। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये कंपोनेंट है जो कि रिएक्ट नेटिव के साथ में आता है, तो आपको सेम यहाँ पर यूज करना है। ज्यादा इसमें टैग्स हमको देखने नहीं मिलते हैं, इसी में हमको स्टाइलिंग करना पड़ती है। सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर आप जो प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐड योर टास्क। सेव कर लेते हैं इसको। जैसे सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर इनपुट आ रहा है। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेंगे, और बटन देखना है तो आपको बटन भी बता देता हूँ। इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक बटन ऐड कर देंगे, बटन विथ सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर हमको जो है टाइटल की प्रॉपर्टी पास कराना पड़ता है। डायरेक्टली हम जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसमें यूज नहीं करते हैं। इसमें टाइटल के अंदर आप बता सकते हैं कि किस लिए आपको ये बटन चाहिए। जो भी बटन का टेक्स्ट रहेगा आप उसको टाइटल में ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ऐड टास्क। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए ऐड टास्क का यहाँ पर बटन आ चुका है। अभी थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग भी देंगे, डोंट वरी। और एक और व्यू यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, व्यू। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टास्क को डिस्प्ले करा देंगे, योर टास्क। सेव। तो यहाँ पर नीचे सारे टास्क जो भी हम ऐड करेंगे ना, तो वो नीचे डिस्प्ले होते रहेंगे। तो बेसिक स्केलेटन हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हमको जो है स्टाइल शीट लगता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टाइल शीट को इंपोर्ट करेंगे, और नीचे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के बाद में एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फॉन्ट स्टाइल इक्वल टू, फिर यहाँ पर आपको स्टाइल शीट का यूज करना है। स्टाइल शीट, उसके अंदर हमारे पास मिलता है, सॉरी ये है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट के अंदर क्रिएट का फंक्शन मिलता है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेनर बना देंगे, कंटेनर। इसमें हम क्या करेंगे, पैडिंग ऐड कर देंगे, पैडिंग ऑफ 40 पिक्सल। सेव कर लेते हैं इसको। और इस स्टाइल की मदद से हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को एक्सेस करेंगे, और कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस व्यू वाले पे, इस फर्स्ट व्यू पे, यानी ये हमारा फर्स्ट कंटेनर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल
स्टाइल के बाद में आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर स्टाइल्स को टारगेट करेंगे, स्टाइल, और स्टाइल्स के अंदर हमारे पास है कंटेनर। इतना लिख के आप सेव करिए। तो देखिए पैडिंग हमको देखने मिल गई, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से पैडिंग आ रहा है, और यहाँ पर ये इनपुट है, इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और ये बटन हमारा है ऐड टास्क का। तो जो भी टास्क यहाँ पर हम टाइप करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो नीचे हम यहाँ पर शो करेंगे। अब आप इसको और डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि 40 बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप इसको 1 बाय 1 टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ, पैडिंग टॉप से कर देता हूँ, पैडिंग टॉप, इसको कर देंगे 45 टॉप से, और उसके बाद में यहाँ से ये वाली पैडिंग रिमूव कर देता हूँ मैं। इसके बदले हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे पैडिंग हॉरिजॉन्टल, और इसको कर देंगे 15 इनफ रहेगा आई थिंक। सेव करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए 15 लेफ्ट और राइट से ये बराबर शो करेगा। और भी अगर आपको टॉप से देना है तो 50 करके देख लेते हैं, इसको कर देते हैं 50, सेव, और ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर कंटेनर क्रिएट करेंगे इनपुट के लिए। सो यहाँ पर उसका नाम मैं सेम रख देता हूँ, इनपुट कंटेनर, और इसमें हम फ्लेक्स का यूज कर लेंगे। फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट जो है कॉलम होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रो कर देंगे। सो स्ट्रिंग के अंदर आपको लिखना है, यानी सिंगल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रो, सेव कर लेते हैं इसको। और इस इनपुट कंटेनर को हम क्या करेंगे, सेकंड वाले व्यू पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल्स का यूज करेंगे, और उसके बाद में फिर हमारे पास है इनपुट कंटेनर, सेव। और जैसे सेव किया तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है, ये फ्लेक्स डायरेक्शन है, ओके। यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो, सेव कर लेते हैं इसको, और इसको रीलोड कर देंगे। जैसे हमने रीलोड किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आजू बाजू चिपक कर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग भी दे देंगे, क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है वैसा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, और इसको कर देंगे स्पेस बिटवीन, सेव, बराबर से जो है दोनों में डिवाइड हो जाएगा ये इनपुट। और उसके बाद में ऐड टास्क, और इसमें जो आइटम्स है उसको सेंटर कर देंगे। सो अलाइन आइटम्स, और इसको हम कर देंगे सेंटर, सेव। तो ये प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम जो इसके अंदर वैल्यूज को ऐड करेंगे, और जैसे इस पर क्लिक हो तब जो है नीचे टास्क को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में इस इनपुट को भी टारगेट कर देता हूं मैं, ये जो इनपुट बॉक्स है ना, इसको भी टारगेट कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ, इनपुट बॉक्स, और इसमें हम कुछ स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसकी विड्थ बता सकते हैं। विड्थ में हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो 75% कर देंगे इसको, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है इस इनपुट पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टाइल। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद में डायरेक्टली स्टाइल्स को टारगेट करेंगे, और उसके बाद में इनपुट बॉक्स, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ये 75 हो गया। इतना इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो और भी ज्यादा इसमें स्टाइलिंग करके देख लेते हैं। जैसे कि इसकी बॉर्डर हम सेट कर सकते हैं, बॉर्डर डायरेक्ट बॉर्डर सपोर्ट नहीं करता है, सो हम यहाँ पर उसकी विड्थ टारगेट कर लेंगे, बॉर्डर विड्थ ऑफ 1, सेव। तो देखिए बॉर्डर यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है। बॉर्डर का कलर चेंज कर लेता हूं मैं, बॉर्डर कलर, इसको कर देंगे हम हैश CCCC, ग्रे कलर का कुछ हमको इफेक्ट देखने मिलेगा, देख सकते हैं आप। और इसमें बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देता हूं मैं, बॉर्डर रेडियस, इसको कर देंगे 15 इनफ रहेगा, सेव। तो थोड़ा सा ये राउंडेड भी हो जाएगा, या फिर 10 कर देते हैं इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसमें पैडिंग भी दे देता हूं मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पैडिंग ऑफ 5 पिक्सल, ठीक रहेगा, सॉरी यहाँ पर है 5। नंबर वैल्यू है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और स्टार्ट से भी थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग लेफ्ट लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं अवेलेबल है या नहीं, पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट हम कर देंगे 5, सेव कर लेते हैं इसको। तो थोड़ा सा स्पेस हमको देखने मिलना चाहिए, पैडिंग लेफ्ट ऑफ 5, 15 करके एक बार देख लेता हूँ, 15, सेव। तो देखिए 15 पे थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट नजर आ रहा है ना, तो लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस हमको मिल रहा है, तो ठीक ठाक लग रहा है ये, देख सकते हैं आप। इसके बाद में आप यहाँ पर इस टास्क को भी डिजाइन कर सकते हैं, यानी ये जो टेक्स्ट है ना टास्क का, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, या फिर टाइटल करके बता देते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइटल कर देता हूँ, टेक्स्ट टाइटल। इसमें हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज को जो है बढ़ा देंगे, फॉन्ट साइज, इसको कर देता हूँ मैं 26 पिक्सल, एक बार चेक कर लेंगे। और फॉन्ट वेट जो रहेगा ना, इसको हम कर देंगे यहाँ पर बोल्ड, सेव। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टेक्स्ट के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टाइल, इसको टारगेट करेंगे, फिर स्टाइल से अपने पास, फिर उसके बाद में हमारे पास है टेक्स्ट टाइटल, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा ये। और मार्जिन टॉप भी आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ, मार्जिन टॉप,
इसको कर देंगे हम 10 पिक्सल, ठीक रहेगा। तो डायरेक्टली आप 10 की वैल्यू लिखें तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कलर ऐड कर देता हूँ इसमें, और ब्लू कलर हम ऐड कर देंगे। सेव, सॉरी, इसको क्लोज भी करिए, क्लोज नहीं करेंगे तो ऐसे ही एरर शो करता रहेगा। तो देखिए ब्लू कलर में ये शो कर रहा है। इसके अंदर का जो टेक्स्ट है आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ज्यादा स्टाइलिंग करना है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हम नॉर्मल इसमें ज्यादा स्टाइलिंग नहीं देखने वाले, क्योंकि स्टाइलिंग जो है अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक होता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस इनपुट कंटेनर में हम क्या करेंगे, बॉर्डर डिफाइन कर देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बॉर्डर बॉटम, और इसकी विड्थ सेट कर देंगे। सो आप बॉर्डर बॉटम विड्थ लिखें और इसको कर देंगे 1। सेव करके देखते हैं तो देखिए लाइन तो बराबर से आ रही है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेसिंग भी इसमें ऐड कर देंगे। तो स्पेसिंग के लिए आप क्या करें, यहाँ पर बॉटम से जो है ना, मार्जिन बॉटम, इसको कर देंगे 20 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल नहीं, डायरेक्ट 20 लिखेंगे। सेव, और इफेक्ट तो इसमें नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, बॉटम को ऊपर ले लेता हूँ। सेव, और लाइन में स्पेस हमको दिख नहीं रहा है ना, स्पेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मार्जिन बॉटम विड्थ जो है ना, यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, कट। सेव, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर कोई एक और इनपुट बॉक्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये जो इनपुट है ना, इससे इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर टास्क को रिमूव कर लेंगे। और इसके बदले में क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर करके एक क्लास बना दूंगा। कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, बॉर्डर के नाम से बना लेंगे बॉर्डर, और इसको कर देंगे बॉर्डर बॉटम, और बॉर्डर बॉटम विड्थ एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये रहा बॉर्डर बॉटम विड्थ, इसको कर देंगे 1। तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कलर इसको कर देंगे ग्रे कलर। सेव, ग्रे कलर डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो हैक्स कलर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, HCCC 6 टाइम्स C। सेव, अब ये ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप। कुछ इस तरीके से हमारे पास टास्क का लेआउट रहेगा। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आई थिंक इतना काफी है अभी के लिए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेट का यूज कर लेंगे और इवेंट्स का यूज कर लेंगे। यहाँ पर जो भी टाइप हो रहा है ना, उसको हम एक स्टेट के अंदर ऐड करेंगे, और वो ऐड की फंक्शनैलिटी हम इस बटन पे रखेंगे, ऐड टास्क के अंदर। इसके ऑन प्रेस पे हम क्या करेंगे, वो इवेंट फायर करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट जरूर करें, और सोर्स कोड की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इनकेस अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप वहां से कंपेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी इनपुट वैल्यूज रहेंगी उसको स्टोर करेंगे, और स्टोर के लिए हम क्या करेंगे, यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपने रिएक्ट में तो देखा ही होगा, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, फिर उसके बाद में इवेंट्स कैसे हम फायर कर सकते हैं, ऑन क्लिक, ऑन चेंज। तो सेम सारी चीजें यहाँ पर भी इस्तेमाल होंगी, बस थोड़ा सा तरीका इसमें भी बदल जाएगा। नॉर्मल सा जो है, यहाँ पर इवेंट्स चेंज होगा, बाकी सारी स्टेट सेम रहेंगी। फंक्शन जैसे आप बनाते हैं सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू ऐड हो और उस ऐड टास्क बटन पर जैसे क्लिक हो तो वो नीचे स्टोर होनी चाहिए। अब ये फंक्शनैलिटी हमको अचीव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले शुरू इनपुट वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर करेंगे। और स्टोर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्ट के बाद में यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे, और इसकी मदद से वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। तो आई होप आपको पता होगा कैसे स्टेट क्रिएट किया जाता है। एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट एरे, और इसके अंदर गेटर और सेटर फंक्शन हम बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, टास्क के नाम से गेटर फंक्शन बनाएंगे, ये है टास्क। और उसके बाद में फिर सेटर फंक्शन बना देंगे, सेट टास्क इक्वल टू यूज स्टेट। और इसमें हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे इसको। सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का मतलब क्या होता है, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है, और इसको सिंपल टास्क कर देता हूं मैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेट बन चुकी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जितने भी टास्क रहेंगे उसको हम एक एरे के फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो उसको हम लिस्ट नाम भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट एरे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टास्क की लिस्ट ऐड कर देंगे, टास्क लिस्ट। फिर सेटर फंक्शन सेट टास्क लिस्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और ये रहेगा एरे। क्योंकि जितने भी टास्क आप ऐड करेंगे ना, तो वन बाय वन हम यहाँ पर उसको इस एरे के अंदर ऐड करते चलेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसकी मदद से हम ये जो इनपुट की वैल्यूज है उसको यहाँ पर स्टोर करा पाए। कहाँ पर, इस टास्क लिस्ट के स्टेट के अंदर। तो आप कमेंट भी बनाते चले साथ में। यहाँ पे हम लिखेंगे हैंडल इनपुट वैल्यूज, और यहाँ पर उसके लिए एक फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट हैंडल इनपुट वैल्यू इक्वल टू एरो फंक्शन। आप नॉर्मल फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हैंडल इनपुट हमको क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी इनपुट की वैल्यू है ना, तो वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट टेक्स्ट, या फिर इनपुट टास्क भी कर सकते हैं हम इसमें। तो इसको हम रिसीव करने वाले हैं,
और जैसे हम रिसीव करेंगे ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेट टास्क, और जो भी वैल्यू रिसीव हो रही है कौन सी, इनपुट टास्क वाली, तो उससे इसको फुलफिल कर देंगे। यहाँ पे आप इसको ऐड कर दें, सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा फंक्शन तो बन चुका है। एक और फंक्शन हमको बनाना है ऐड बटन के ऊपर। अभी क्या हुआ, इनपुट की वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। अभी इसको हमको बाइंड भी करना है, डोंट वरी, अभी हमने सिर्फ फंक्शन इसको बना के रखा है। अभी हम इसको इनपुट के साथ में बाइंड कर देंगे ताकि हम इसका यूज कर पाए। उसके बाद में बटन के लिए भी हमको फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड टास्क बटन के लिए जो है ना फंक्शन बना देंगे। तो कमेंट मैंने यहाँ पर बना दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना देंगे, कॉन्स्ट हैंडल ऐड टास्क, और बटन भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये भी रहेगा एरो फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर मैं एरो फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। थोड़ा आसानी होती है एरो फंक्शन को यूज करने में। और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सेट कर देंगे हम टास्क लिस्ट को। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है प्रीवियस टास्क भी रहेगा, क्योंकि अगर यूजर ने कोई एक टास्क यहाँ पर ऐड किया तो उसको भी हमको स्टोर करके रखना है। और उसके बाद में एक और टास्क यहाँ पर ऐड किया तो उसको भी हमको बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और एरो फंक्शन इसके अंदर कॉल करेंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे एरो फंक्शन, डायरेक्टली आप रिटर्न भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल हम क्या करेंगे, एरे के फॉर्मेट में इसको बता देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू या फिर प्रीवियस टास्क को यहाँ पर हैंडल करेंगे। और जैसे प्रीवियस टास्क हमको मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्प्रेड करेंगे। पहले शुरू में यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हो गई रिटर्न वैल्यू, ये एरो फंक्शन है और इसको हमने यहीं पे रिटर्न कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरे का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड मतलब क्या कर रहे हैं, हम इसकी एक कॉपी बना रहे हैं। किसकी बनाएंगे, जो भी प्रीवियस टास्क है उसकी एक कॉपी बनाएंगे। तो इसकी एक कॉपी बन गई अपने पास। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी टास्क है ना उसको यहाँ पर असाइन कर देंगे। कौन सा टास्क, जो भी हमारे पास टास्क रिसीव हो रहा है ना इनपुट में, तो उसके बाद में हम इसको असाइन कर देंगे। तो ये प्रीवियस स्प्रेड वाला ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पर जितनी भी प्रीवियस हमने यहाँ पर स्टेट बना के रखी होंगी तो वो स्टोर करता रहेगा। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर ऑटो फॉर्मेट आपको नहीं पता तो आप क्या करें, सिंपली सेटिंग में जाइए, यहाँ पर सेटिंग, मेन सेटिंग में आपको जाना है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर्मेट। और यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ऑन सेव का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको सिर्फ चेक मार्क करना है। तो जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी फाइल सेव होती रहेंगी। मेक श्योर अगर आपको यूज करना है करिए, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, ये भी सेम उसी तरीके से काम करता है। तो ये हो गया हमारे पास दो फंक्शंस। अब हमको क्या करना है, इसको इनपुट पर असाइन करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये जो इनपुट है ना इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन चेंज का इसमें इवेंट मिलता है। और क्या क्या इवेंट्स है ना, अगर आपको चेक करना है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। रिएक्ट नेटिव फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्च कर लेते हैं टेक्स्ट इनपुट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो राइट हैंड साइड पे देखिए प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी प्रॉप्स का, क्या क्या चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपको देखना है तो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए इसका जो टेक्स्ट इवेंट है ना, ऑन चेंज टेक्स्ट, इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है इसका सारा एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको देखना है रेफरेंस के लिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सारी चीजें मिलेंगी, क्या क्या चीजें आप इसमें कर सकते हैं। सो मेक श्योर डॉक्यूमेंटेशन इसका जरूर देखिए, मैं डायरेक्टली आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऑन चेंज पर काम करेंगे। देखिए ऑन चेंज टेक्स्ट, इस पे हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन असाइन कर देंगे हैंडल इनपुट वैल्यू। और एम्यूलेटर भी साइड में ओपन कर लेता हूँ, ये रहा एम्यूलेटर। और बटन के ऊपर भी हमको करना है। अब इसके ऊपर ऑन क्लिक नहीं रहेगा क्योंकि ये डॉम नहीं है, यहाँ पर मोबाइल में जो है टच करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे रहेगा ऑन प्रेस। तो ऑन प्रेस के ऊपर आप जो है इस पर साइन करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंडल एट टास्क बटन। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टास्क के बाद में लूप कर लेंगे जो भी टास्क वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ पर टास्क तो सेव होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बता दूं, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज अगर आप ऐड करेंगे, जैसे कि माई फर्स्ट टास्क, या फिर टास्क 1 कर देता हूँ शॉर्टकट में, ज्यादा बेटर है, टास्क 1। ऐड पर क्लिक करूंगा तो ये टास्क ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पर वैल्यू शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमको इसको डिस्प्ले भी कराना है, यानी ये जो भी टास्क लिस्ट इसको हम डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट के बाद में एक और मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, या फिर एक कंटेनर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं व्यू के नाम से एक कंटेनर लेता हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, टास्क लिस्ट को इटरेट करेंगे। इटरेट मतलब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लूप कर रहे हैं। तो करली ब्रेसेस, इसके बाद में टास्क लिस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये हमको मिलती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैप मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे मैप करेंगे तो वैल्यूज हमको इटरेट होके मिलेंगी, यानी लूप कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू हमको मिलने वाली है। तो इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि टास्क
और कैप्स लॉक ऑन हो गया। इसको कट करता हूँ पहले। यहाँ पर हमको सिंगल टास्क मिलेगा या फिर टास्क आइटम कर लेते हैं, और इसको आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। सो फैट एरो और फिर रिटर्न, और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर रैप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको इंडेक्स भी मिलता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कॉमा लगा के मैं लिखता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स क्यों लगेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर की प्रॉपर्टी भी पास करना पड़ता है। अगर आप मैप मेथड यूज करेंगे ना, तो आपको जो है वार्निंग मिल सकता है अगर आप की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज नहीं करेंगे तो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी टास्क आइटम है ना उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। और इसके अंदर क्या करेंगे, पहले शुरू में सेव कर लेता हूँ, सेव। तो देखिए यहाँ पर देखिए टास्क 1 और टास्क 1 दो आ चुका है, क्योंकि मैंने 2 बार इसको प्रेस कर दिया था। अब इसमें मैं लिखता हूँ टास्क 2, टास्क 2 ऐड पर क्लिक करूंगा तो देखिए बराबर से टास्क 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है। और यहाँ पर देखिए हमको एक वार्निंग भी मिलता है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। तो ये मैप मेथड का इशू है, आपको जो है की प्रॉपर्टी यहाँ पर पास कराना पड़ता है ताकि वो उसको यूनिकली जो है आइडेंटिफाई कर पाए, जैसा बेसिक आपने रिएक्ट में यूज किया होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स को पास करा देता हूँ। जैसे मैंने इंडेक्स को पास किया तो वार्निंग यहाँ से रिमूव हो गई। तो परफेक्टली हमारे टास्क भी यहाँ पर शो कर रहा है और परफेक्टली हमारी टास्क मैनेजमेंट की एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। आगे हम इसको और इनहेंस करेंगे, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे रिएक्ट नेटिव काम करता है। अब आप इसको भी स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल के लिए क्या है, सिंपल, आप यहाँ पर उसको टारगेट करिए। कोई भी आप एक वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि मैं एक टेक्स्ट आइटम बना देता हूँ, टेक्स्ट आइटम या फिर टास्क आइटम कर देते हैं। इसको टास्क डिस्प्ले कर रहे हैं ना, टास्क आइटम। इसमें दे देंगे मार्जिन, मार्जिन कर देता हूँ मैं 10 इनफ रहेगा। और उसके बाद में हम पैडिंग भी इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड कर रहा हूँ। स्टाइलिंग अगर आपको कुछ और करना है तो आप अपने हिसाब से चेंज करिए इसमें। और थोड़ा सा बॉर्डर भी मैं ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस इसको कर देता हूँ 20। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको कर देता हूँ मैं ग्रीन। और 4 कलर जो भी रहेगा उसको आप कर सकते हैं व्हाइट। सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर कुछ इशू है, यहाँ पर कॉमा भूल चुके हैं, सेव। अब ठीक है। अब इस टास्क आइटम को हम जो है अप्लाई कर देंगे। इस व्यू के ऊपर मैं अप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। ये जो व्यू है ना इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे स्टाइल, यहाँ पर मैंने लिखा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टाइल्स को टारगेट करेंगे, स्टाइल्स डॉट टास्क आइटम, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये काम करेगा और ये तीनों पे अप्लाई हो गया ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है टेक्स्ट वाले पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है, नीचे वाले पे। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, कट, और इस टेक्स्ट वाले पे पेस्ट कर देते हैं, सेव। तो देखिए सेपरेटली जो है सबके लिए अलग अलग यहाँ पर शो करेगा और ठीक ठाक लग रहा है। देख सकते हैं आप, कलर्स अगर आपको चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करिए। मैं इतना अभी यूआई पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी हम फंक्शनैलिटी देख लेंगे, फिर आप जो है यूआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसके साथ में पेपर ज्यादा यूज होती है, या फिर मटेरियल डिजाइन भी अगर आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। और आई थिंक इतना काफी है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 1 तो डबल हो गया। सो इसको भी आप बाद में फिक्स कर सकते हैं लॉजिक लगा के, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। सक्सेसफुली हमने यहाँ पर स्टेट को मैनेज कर लिया। जैसे कि इस पर ऑन क्लिक हो तो हम क्या करेंगे, इस इनपुट को भी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंडल एड टास्क बटन है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट भी ऐड कर सकते हैं। अलर्ट, अलर्ट में हम क्या कर सकते हैं, टास्क एडिट कर देंगे। और कैप्स ऑन हो गया, फिर से यहाँ पे हम कर देंगे टास्क एडिट, ये हमने ऐड कर दिया। और यहाँ पे सेट कर देंगे टास्क को और इसको कर देंगे हम एम्प्टी स्ट्रिंग, सेव। और एक बार रिफ्रेश कर लेंगे एप्लीकेशन को। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल में जो है आर प्रेस करता हूँ तो फिर से हमारी एप्लीकेशन जो है रिलोड हो जाएंगी। देख सकते हैं जैसे रिलोड हुआ तो प्रीवियस वाला जो भी कोड था वो रिमूव हो गया, क्योंकि स्टेट क्या करेंगे, टेम्परेरी स्टोर करेंगे। जब तक एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं होती तब तक वैल्यूज डिस्प्ले कराएगा। अगर आपको परमानेंट स्टोर कराना है तो फिर आपको डेटाबेस या फिर लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ टास्क 1 ऐड। जैसे मैंने ऐड किया तो देखिए अलर्ट भी यहाँ पर शो कर दिया, टास्क एडिट ओके, और टास्क भी बराबर से यहाँ पर शो कर रहा है। और इसकी वैल्यू क्लियर नहीं हुई ना, सो इसको रहने देते हैं। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव। तो इसको इग्नोर करते हैं, बाद में इस पर काम करेंगे। एटलीस्ट यहाँ पर ये परफेक्टली काम तो कर रहा है। और यहाँ पर टास्क 2 ऐड कर देता हूँ, टास्क 2 ऐड टास्क, टास्क 2 ऐड हो गया। और अलर्ट भी पॉपअप हमको बराबर से देखने मिल रहा है। अब चाहे तो अलर्ट ऐड करना है तो करिए, नहीं तो बाद में हम इसको फिक्स करेंगे। अलर्ट भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए मैंने ऐड किया था। सारी फंक्शनैलिटी अभी हमको इसमें देखना है, क्या क्या चीजें हमको रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड करता है। अब वापस से मैं इसमें टास्क 3 को ऐड कर देता हूँ, ऐड टास्क। तो देखिए टास्क 3 यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है। और इस टेक्स्ट को आप सेंटर में भी कर सकते हैं, करना रहा तो आपको। तो थोड़ा सा प्ले करिए, डिजाइनिंग चेंज करने की कोशिश करिए। तो स्टाइलिंग इतना हार्ड नहीं है, नीचे आप देख सकते हैं, रेफरेंस आपके लिए है।
इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, अपने खुद की क्लासेस बना के भी आप इसमें जो है CSS को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर स्टेट को भी मैनेज कर दिया था। अभी हमारी एप्लीकेशन में एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर यहाँ पे आप मल्टीपल टास्क को ऐड करेंगे, जैसे कि फटाक से मैं रैंडम वैल्यूज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कितने भी जो है 1 1 प्रेस कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एक टाइम के बाद में यहाँ पर ये लॉक हो रहा है। लॉक का मतलब क्या है कि नीचे का जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो नीचे के कंटेंट को देखने के लिए हमको जो है स्क्रॉल इफेक्ट को हमारी एप्लीकेशन में एनेबल करना पड़ता है। अब स्क्रॉल इफेक्ट कैसे हम इसमें ऐड करेंगे, तो स्क्रॉल का कंपोनेंट हमको रिएक्ट नेटिव में मिलता है। पहले शुरू में इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको बता देता हूँ। चलते वापस रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर। यहाँ पर आप जाएंगे डेवलपमेंट में और फिर कंपोनेंट्स, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रॉल व्यू। तो स्क्रॉल व्यू कैसे काम करता है यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। पहले शुरू हम इसका यूज करेंगे, उसके बाद में फिर इसका अल्टरनेट भी हम देखेंगे। अगर आपको स्क्रॉल यूज करना है तो सबसे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर उसको ओपनिंग क्लोजिंग टैग की तरह यूज करेंगे, और जो भी टेक्स्ट है यानी जो भी कंटेंट आपका बीच में है उसको आप यहाँ पर स्क्रॉल व्यू के बीच में ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। चलते वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, एमुलेटर साइड में ओपन रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल व्यू को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्रॉल व्यू, देखिए ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस व्यू के बाद में स्क्रॉल व्यू का इस्तेमाल कर लेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। और इसके बीच में आपको क्या करना है, जो भी आप इटरेट कर रहे हैं ना वैल्यूज को, यहाँ से कट करके हम इसके बीच में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको। तो जैसे हमने सेव किया ना, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए स्क्रॉल का फीचर हमारी एप्लीकेशन में एनेबल हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जितना भी कंटेंट है उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, मान लीजिए आपके पास जो है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी ये जो आइटम्स है ना, जो टास्क है आपके पास, उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। तो फिर जितनी बड़ी लिस्ट रहेंगी ना, स्क्रॉल करने में उतना टाइम जा सकता है, क्योंकि इसमें लेजी लोड का फीचर नहीं होता है। लेजी लोड आपको पता होगा, जितना कंटेंट हमको चाहिए उतना ही स्क्रॉल पे वो डिस्प्ले कराएगा या फिर रेंडर कराएगा। अगर कंटेंट लिमिटेड है तब आप क्या करेंगे, स्क्रॉल व्यू का यूज करेंगे, नहीं तो इसका अल्टरनेट आता है फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट कैसे यूज करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, मगर आप इतना प्रैक्टिस करके रखिए। हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल के फीचर के लिए जो है स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल अगर आपको ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना है तब आप जो है स्क्रॉल व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास लिस्ट है या फिर जो है डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है और आपको नहीं पता कितना बड़ा डेटा है, तब आप जो है फ्लैट लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्रॉल का इफेक्ट देखा था, और यहाँ पर एक और चीज है, देखिए ये जो रेंडर कर रहे हैं ना हम लिस्ट को, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर डेटा ज्यादा है, 5,000 10,000 या फिर जितना भी टास्क लिस्ट है उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये वन टाइम में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। जितना ज्यादा कंटेंट रहेगा उतना ज्यादा टाइम इसको लोड होने में लगेगा और हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो होगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लैट लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैट लिस्ट क्या है, कैसे काम करता है, तो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव पर जाएंगे, कंपोनेंट्स में आपको जाना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फ्लैट लिस्ट। तो फ्लैट लिस्ट क्या करेगा, जो भी आपकी लिस्ट है उसको जो है अच्छे मैनर में डिस्प्ले कराएगा और लेजीली जो है यहाँ पर वो डिस्प्ले कराएगा। इनकेस अगर आपका रिस्पॉन्स ज्यादा है, हो सकता है लेटर जो है हमारे पास बैकएंड में से डेटा आएगा, तो हमको नहीं पता कि उसमें कितना डेटा रहेगा, तो उसको हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं फ्लैट लिस्ट की मदद से। और कैसे इसको यूज करना है, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर फ्लैट लिस्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद में आपको डेटा लगता है, तो यहाँ पर इसने डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। हमारे केस में देखिए यहाँ पर स्टेट है, स्टेट के अंदर से डेटा आने वाला है। तो ये एरे है, एरे के अंदर से हमारे पास डेटा आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, डेटा को पास कराना है, उसके बाद में रेंडर करना है। इसने डायरेक्टली रेंडर किया हुआ है, और यहाँ पर रेंडर के अंदर देखिए फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में एक्सट्रैक्टर आपको पास कराना पड़ता है, जैसे आप मैप यूज करते हैं ना, उसमें हम की की वैल्यू पास कराते हैं। सेम उसी तरीके से आप जो है की एक्सट्रैक्टर की मदद से वैल्यू को पास करा सकते हैं, ताकि वो यूनिकली इसको आइडेंटिफाई करे। तो ये कैसे काम करता है, चलिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। आपको क्या करना है, जो भी आप इटरेट कर रहे थे ना, यहाँ पर देखिए ये इटरेट हमने किया हुआ था, तो इसको कमेंट आउट कर देंगे।
और इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लैट लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, इसको इंपोर्ट कर ले। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट को हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्क्रॉल व्यू में उसका इस्तेमाल करेंगे। फ्लैट लिस्ट सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसको मल्टीलाइन कर देंगे। इसमें हमको डेटा का प्रॉपर्टी पास कराना पड़ता है, तो आप लिखेंगे डेटा। और ये डेटा कहाँ से आएगा, हमारे पास डेटा के लिए स्टेट है टास्क लिस्ट के नाम से, तो इसमें से हम डेटा को एक्सेस करेंगे। तो आपको सिंपली इसको पास करा देना है टास्क लिस्ट। इसके बाद में हमारे पास है रेंडर आइटम का फंक्शन। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर हमको कॉलबैक फंक्शन मिलता है, और इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर आप जो है टास्क लिस्ट के अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्टली आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और जैसे डिस्ट्रक्चर करेंगे ना, तो इसमें हमको मिलेगा सिंगल आइटम। जैसे हम मैप करते हैं ना, मैप हमको क्या करता है, कोई ना कोई आइटम एक्सट्रैक्ट करके देता है, जिसकी मदद से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे टास्क लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो रेंडर क्या करेगा, जो भी टास्क लिस्ट के अंदर डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं आइटम। साथ ही में हमको इंडेक्स भी मिलता है, ताकि हम उसको कीप ट्रैक करें, या फिर अगर आपको नंबरिंग देना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, JSX एलिमेंट को हम रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर टेक्स्ट है ना, तो सेम टेक्स्ट का आप यूज कर सकते हैं। यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इस रिटर्न के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। की प्रॉपर्टी हमको पास नहीं कराना, तो की को आप रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर टास्क आइटम के बदले हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आइटम लिख लेंगे। और अगर आपको नंबरिंग देना है तो अगेन एक कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स को ऐड कर देंगे। अब ये एरे है, एरे का इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर कोई भी सिंबल ऐड कर देता हूँ, या फिर कोलन को मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमने इसको रेंडर कर लिया। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर की को एक्सट्रैक्ट करना है, तो की एक्सट्रैक्टर, इसमें भी कॉलबैक फंक्शन हमको देखने मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक कॉलबैक फंक्शन रिटर्न करेंगे। इसमें भी सेम हमको आइटम मिलता है और इंडेक्स मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स के बेस पे यहाँ पर की को पास करा देंगे, तो डायरेक्टली आप रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, जो भी इंडेक्स है उसको हम रिटर्न कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार देख लेंगे एमुलेटर में। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कुछ तो भी इशू है, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं रिलोड कर देता हूँ। अगेन यहाँ पर, अच्छा स्क्रॉल व्यू का इशू है ना, तो इसमें हम इसको नेस्टेड नहीं कर सकते, तो फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ स्क्रॉल व्यू को। सेव कर लेते हैं इसको, तो देखिए अब बराबर से आ रहा है। और एप्लीकेशन को मैं रिलोड भी कर देता हूँ, यहाँ से रिलोड। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को ऐड करेंगे। मैं रैंडम वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ 1, तो देखिए 1 1। फिर यहाँ पर 2 भी ऐड कर देता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग बराबर से हो रहा है। ये देखिए 1 है, फिर उसके बाद में सेकंड आइटम पे 2 आ रहा है, और उसकी वैल्यूज भी बराबर से आ रही है, देख सकते हैं आप। उसी के साथ में मैं 11 तक के इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 11 तक ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ से स्क्रॉल इफेक्ट हमारा गायब हो चुका है। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। स्क्रॉल को हम क्या करेंगे, व्यू के बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से आप इसको कट करके ऊपर ऐड कर दीजिए, और अनकमेंट कर दीजिए। एक बार चेक कर लेंगे ये स्क्रॉल काम करता है नहीं। सबसे पहले अनकमेंट कर देंगे, और इसके नीचे ले लेंगे सेव। ओके, देखिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो वापस से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, और चेक करते हैं। एक बार देख लेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पर इनपुट में टाइप कर रहे हैं ना, तो स्क्रॉल की फंक्शनैलिटी एनेबल है, लेकिन जैसे हम आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे ना, तो स्क्रॉल का इफेक्ट यहाँ से चले जा रहा है। सो इसको फिक्स करना पड़ेगा, देखते हैं क्यों इशू हो रहा है। फ्लैट लिस्ट का व्यू मैं रिमूव करके एक बार ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, स्टिल यहाँ पर नहीं आ रही है फंक्शनैलिटी। एक और व्यू यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये जो व्यू है इसको भी रिमूव करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अब बराबर से ये आ रही है। तो कंटेनर के अंदर ये काम नहीं कर रहा है बराबर से। तो यहाँ पर मैंने सारे व्यूज को रिमूव कर लिया। सारे मतलब क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है मेन इनपुट के लिए, जिसमें हमने फ्लेक्स करके रखा है ना इनपुट को यहाँ पर, तो वो परफेक्टली काम कर रहा है। सेकंड वाला हमारे पास टेक्स्ट है, तो इसका जो कंटेनर है वो काम नहीं कर रहा है बराबर से। तो जैसे मैंने व्यू को यहाँ से रिमूव किया ना, तो परफेक्टली ये काम कर रहा है। अब स्क्रॉल का भी मैं नीचे कर लेता हूँ। ये कमेंट आउट है, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकेस अगर आप सोर्स कोड देखेंगे तो फिर आपको सही से समझ में आएगा। यहाँ पर इतना सारा कोड जो हमने कमेंट करके रखा है, अनकमेंट कर देता हूँ पहले शुरू। अब वापस से इसको जो है कमेंट आउट कर देंगे, इनकेस अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए ना, तो आपको बराबर से यहाँ पर रेफरेंस मिलेगा कि कितना कोड हमने रिमूव किया है और कितना कोड ऐड किया हुआ है। सिंपल हमने क्या किया, व्यू को यहाँ से रिमूव कर दिया, जितने भी व्यूज थे ना अपने पास। फर्स्ट हमारे पास एक
व्यू का मेन कंटेनर है, उसके बाद में सेकंड वाला व्यू है जिसमें हम इनपुट बॉक्स को यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद में हमारे पास कोई भी व्यू नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास टेक्स्ट है, और उसके बाद में फ्लैट लिस्ट। इसको भी थोड़ा सा और इनहेंस कर सकते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीयूजेबल कोड देख लेंगे, कैसे हम रीयूजेबल कंपोनेंट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लैट लिस्ट देखा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे कंपोनेंट को रीयूजेबल बना देंगे। जैसे हम यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं ना इस टेक्स्ट को, और इसके अंदर हमारे पास ये लिस्ट शो हो रही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास सोर्स का एक फोल्डर है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फोल्डर बना देंगे कंपोनेंट्स के नाम से, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैं रखता हूँ टास्क item.js। इसको पहले शुरू हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे रिएक्ट नेटिव का, RNFE, रिएक्ट नेटिव फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टास्क में हम वैल्यूज को गेट कर रहे हैं ना, सेम इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पहले कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस व्यू के अंदर पेस्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। अभी सेव करेंगे कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको टास्क में यूज करेंगे ना, तब हमको ये एरर शो करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमको यहाँ पर टास्क आइटम का जो है स्टाइल भी चाहिए, उसके बाद में इंडेक्स चाहिए, और ये आइटम चाहिए। तो इसको कैसे गेट करेंगे, पहले शुरू हम क्या करेंगे, स्टाइल को कॉपी कर लेंगे। स्टाइल के लिए आपको जो है इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉपी करना है, स्टाइल शीट को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद में पेस्ट कर देंगे। स्टाइल शीट यहाँ पर ऐड हो गई। उसके बाद में नीचे क्या करेंगे, इसका वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट स्टाइल इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। क्रिएट फंक्शन है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, और टास्क आइटम के नाम से हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको बना के रखा है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, इस टास्क आइटम को कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सेव। तो यहाँ पर स्टाइल का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमको चाहिए इंडेक्स और आइटम। अब इसको हम जो है प्रॉपर्टी में से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स, उसके बाद में आप यहाँ पर उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज की मदद से। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है सिंपली प्रॉप्स डॉट इंडेक्स, या फिर आप डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ज्यादा बेटर वे है। इंडेक्स और आइटम हम प्रॉपर्टीज में से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, तो इससे थोड़ा सा कोड भी हमारा क्लीन रहेगा। देख सकते हैं आप, सब कुछ सेम है। अब इसको हमको क्या करना है, रीयूजेबल कंपोनेंट बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर टास्क लिस्ट में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, रिटर्न के अंदर टेक्स्ट को जो है डिस्प्ले करा रहे थे। उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये रिटर्न वाला पार्ट डिलीट कर देता हूँ, इसके बदले पैरेंथेसिस लिखेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टास्क आइटम का जो कंपोनेंट हमने बनाया है उसको इंपोर्ट करेंगे। देखिए सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए। अगर सजेशन शो नहीं करता है तो आप मैन्युअली इसको इंपोर्ट करिए, कुछ इस तरीके से, इंपोर्ट टास्क फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश टास्क आइटम, इसमें से आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद में आप इसको सेल्फ क्लोज कर देंगे, और फिर आपको प्रॉपर्टीज को पास कराना है। कौन से प्रॉपर्टीज को, इसमें हमने देखिए यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करके रखा है इंडेक्स और आइटम को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम नाम से जो है इसको पास करा देंगे, आइटम, आइटम के अंदर आइटम, फिर उसके बाद में हमारे पास है इंडेक्स। तो इंडेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इंडेक्स को पास करा देंगे, सेव। जैसे सेव करेंगे तो देखिए परफेक्टली जो है लिस्ट काम करेंगी, कोई भी आपको इशू यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। मैं एप्लीकेशन को रिलोड भी दे देता हूँ, फिर से हम जो है क्रिएट कर लेंगे लिस्ट को, ताकि आपको आइडिया रहे। मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ 1 2 3, सेम फंक्शनैलिटी काम कर रही है, लेकिन हमारा कंपोनेंट अब जो है रीयूजेबल है। मैं 8 तक के ऐड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर परफेक्टली ये काम कर रहा है। और व्यू में से आपको इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। देखिए स्क्रॉल का इफेक्ट नहीं चल रहा है ना, तो व्यू यहाँ से आप रिमूव कर लें। व्यू के अंदर ये डायरेक्टली नहीं ले रहा है ना, सेव कर लेते हैं इसको, और एप्लीकेशन को मैं रिलोड कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू मैं ऐड कर देता हूँ। फिर से मैंने यहाँ पर मल्टीपल रैंडम वैल्यूज को ऐड कर दिया, तो परफेक्टली हमारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है, और स्क्रॉल इफेक्ट भी हमको देखने मिल रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको और भी ज्यादा रीयूजेबल बनाएंगे, और बाकी के कंपोनेंट्स यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या चीजें रिएक्ट नेटिव हमको प्रोवाइड करता है, और क्या क्या चीजें हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। फुल स्टैक प्रोजेक्ट में हम बाकी के रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफी है। हमने यहाँ पर एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना दिया, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से ये काम करेगा, और यहाँ से थोड़ा सा कोड हमारा क्लीन अप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इनपुट बॉक्स है ना, और जो बटन है, उसको भी रीयूजेबल कंपोनेंट के अंदर ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम आप लिख सकते हैं task@task.js, और इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, यानी RNFE
इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्केलेटन क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो टास्क के अंदर हमारे पास इनपुट है ना, तो ये पूरा व्यू मैं यहाँ से जो है कट कर देता हूँ, कट, और उसको जो है यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद देखिए कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर चाहिए, जैसे कि स्टाइल चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर ये फंक्शन और स्टेट भी हमको चाहिए। तो स्टेट भी हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये टास्क वाली स्टेट हम यहाँ से कट कर देंगे और उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे, पेस्ट। और यूज स्टेट हुक भी चाहिए, इसीलिए रिएक्ट के बाद में हम कॉमा लगा के यहाँ पर यूज स्टेट हुक को ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमको फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन कौन सा, इनपुट को चेंज करने वाला फंक्शन। यहाँ से कट करने के बाद इसको ऐड टास्क वाले पेज में पेस्ट कर देंगे, सेव। तो फंक्शन तो यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद में है इनपुट कंटेनर, तो इसको भी हम कॉपी कर लेंगे और इनपुट की जितनी भी स्टाइलिंग है ना, उसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। देखिए इनपुट कंटेनर, इनपुट बॉक्स, इनपुट कंटेनर और इनपुट बॉक्स दोनों को यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। और ऐड टास्क में हम क्या करेंगे, पहले शुरू स्टाइल शीट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। स्टाइल शीट को ऐड करने के बाद नीचे उसका एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट स्टाइल इक्वल टू स्टाइल शीट। क्रिएट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, सेव। तो यहाँ पर इसकी क्लासेस भी बराबर से अप्लाई हो गई, यानी ये CSS के ऑब्जेक्ट हैं वो भी बन गए और प्रॉपरली यहाँ पर असाइन हो गए। उसके बाद में हमारे पास ये फंक्शन है ऑन प्रेस पर, तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो डिस्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड कर देंगे फंक्शन के अंदर, सेव। तो परफेक्टली हमारा यहाँ पर फंक्शन बन चुका है रीयूजेबल। इसको कैसे यूज करेंगे, टास्क के अंदर हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ से हमने इसको कट किया था ना, तो यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऐड टास्क, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेव कर लेते हैं पहले शुरू। सेव करेंगे तो हमारे पास देखिए एक एरर शो करेंगे टेक्स्ट इनपुट करके, और ये एरर हमको आ रहा है ऐड टास्क के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेक्स्ट इनपुट है और हमने इसको डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट के बदले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, सेव। उसके बाद में देखिए बटन को भी ऐड करना है, तो जितनी भी चीजें आप वन बाय वन यहाँ पर ऐड करिए। यहाँ पर मैं बटन को भी ऐड कर देता हूँ, बटन, सेव। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर चीजें काम कर रही है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू हम ऐड करेंगे और ऐड टू टास्क में करेंगे, तो देखिए अभी कोई भी ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर फंक्शन को असाइन करना है। कौन से फंक्शन को, देखिए हमने यहाँ पर डी स्ट्रक्चर किया हुआ है, हैंडल एड टास्क बटन, तो इसको हम क्या करेंगे, एज अ प्रॉप यहाँ पर पास करा देंगे। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर फंक्शन है आपका हैंडल एड टास्क बटन, सेम चीजें आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, पेस्ट। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे ये सही से काम करता है या नहीं। अगर नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इसको न्यू फंक्शन के अंदर बनाकर यूज कर लेंगे। पहले शुरू में इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, यानी रिलोड कर देता हूँ एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन रिलोड हो गई। इसके अंदर हम कुछ भी टास्क ऐड कर देंगे, रैंडम वैल्यू ऐड टास्क, और यहाँ पर देखिए एरर शो कर रहा है, टास्क डजंट एग्जिस्ट। तो इसको भी हम फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टास्क कहाँ पर हमने यूज किया हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं। ऐड टास्क के अंदर हमने टास्क का यूज किया हुआ है। तो इस फंक्शन के अंदर देखिए हमने जो है सेट किया हुआ है टास्क को। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो है ना एज अ प्रॉप पास करा देंगे टास्क। सेव करके एक बार देख लेते हैं, काम तो करना चाहिए, देखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम वैल्यू ऐड करता हूँ, ऐड टास्क, और ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पर इशू हो रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऐड टास्क वाले में जो है ना ये वाला फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, कॉपी। ऑन प्रेस पे हम क्या कर लेंगे, एक न्यू फंक्शन यहाँ पर बना लेंगे। इसके नीचे मैं बना लेता हूँ कॉन्स्ट ऐड टास्क इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस हैंडल टास्क को जो है असाइन कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, इस फंक्शन को कॉल करें, जो डिस्ट्रक्चर किया हुआ है ना, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट करेंगे, यानी रीसेट कर रहे हैं हम यहाँ पर हैंडल टास्क, और इसके अंदर जो है टास्क को असाइन कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको एक बार, और इस न्यू फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑन प्रेस पे असाइन कर देंगे, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं, ऐड टास्क, तो देखिए परफेक्टली ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है। और यहाँ पर कोई और वैल्यू ऐड कर देता हूँ, टास्क टू ऐड, तो देखिए परफेक्टली ये काम कर रहा है। तो ये फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक और फंक्शन असाइन कर दिया, जिसमें हमने टास्क को, जो स्टेट है ना अपनी टास्क की, इसको हमने प्रोवाइड कर दिया। तो इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं। और साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिडेशन भी परफॉर्म कर लेंगे, यानी अगर इस बटन पर क्लिक हो तो उससे पहले चेक होना चाहिए कि हमारे पास इनपुट में कुछ वैल्यू है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं। ऐड टास्क के अंदर हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इफ नॉट टास्क, अगर इसमें टास्क नहीं मिलता है
तब क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो और रिटर्न में आप लिखेंगे अलर्ट, और इसके अंदर जो है अलर्ट की प्रॉपर्टी मिलती है, इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक वैलिडेशन मैसेज हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्लीज प्रोवाइड टास्क, या फिर ऐड टास्क कर देंगे, ठीक है। प्लीज ऐड टास्क, सेव, एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पर मैं रिलोड कर देता हूँ एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, ऐड टास्क पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर तो इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है, फिर से एक बार मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ उसको, रिलोड, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए प्लीज ऐड टास्क करके हमको आ रहा है और कोई भी एंट्री यहाँ पर ऐड नहीं हो रही है। तो परफेक्टली वैलिडेशन मैसेज काम कर रहा है। इसमें हम और एक काम कर सकते हैं, जैसे कि ये योर टास्क डिस्प्ले कर रहा है ना, अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी टास्क नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनली हम इसको रेंडर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम रेंडर कर रहे हैं ना, ये रहा हमारा टेक्स्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसिस का इस्तेमाल कर लेंगे। पहले शुरू में कंडीशन बना देता हूँ, कंडीशन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे टास्क लिस्ट को। अगर हमको टास्क लिस्ट मिलती है और इसकी लेंथ हम चेक कर लेंगे, सो लेंथ की प्रॉपर्टी हम एक्सेस करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे पहले शुरू, इसमें कंडीशन रहेंगी, उसके बाद में एल्स की कंडीशन हम ऐड करेंगे। तो दोनों में हम क्या करेंगे, सेम इनपुट को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, इसको मल्टीलाइन कर देंगे। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर ये ट्रू है, यानी हमारे पास कोई भी टास्क लिस्ट है, तब जो है यहाँ पर टास्क का मैसेज भी डिस्प्ले कराएंगे। अगर नहीं है तब क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लिख लेंगे नो टास्क, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है, टर्नरी बराबर से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तब जो है यहाँ पर योर टास्क डिस्प्ले कराएगा, एल्स में तो अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा है ना अपने पास, इसको रिमूव कर देंगे, सेव। तो अब ये बराबर से शो कर रहा है। अब इसके अंदर अगर हम कोई भी टास्क ऐड करेंगे और टास्क ऐड नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। एप्लीकेशन क्लोज करके फिर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, कभी कभार ये प्रॉब्लम देता है। सो रनिंग एप्लीकेशन को आप क्लोज कर लें, और यहाँ पर मैं फिर से टास्क एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम कोई भी टास्क ऐड करेंगे, टास्क ऐड। तो देखिए परफेक्टली ये काम कर रहा है। सेकंड टास्क ऐड करके देख लेंगे तो देखिए सेकंड वाला भी बराबर से काम कर रहा है। और इनकेस अगर हम रिफ्रेश कर लेंगे इसको तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर नो टास्क बराबर से शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर इसको भी रियूजेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, बेसिक सा वैलिडेशन भी हमने इसमें परफॉर्म कर लिया और कंडीशनल रेंडरिंग भी हमने इसमें देख लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिलीट की फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे पास टास्क है उसको डिलीट करने के लिए फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हमको टास्क 3 को डिलीट करना है और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये टास्क डिलीट होना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी हम अचीव करेंगे और डिलीट करने के लिए हमको आईडी की प्रॉपर्टी लगती है, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई भी एक यूनिक आईडी नहीं है जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि हमको कौन सी फील्ड या फिर टास्क को डिलीट करना है। अगर बिना आईडी के हम इसमें ऐड करेंगे तो नेम के बेस पे जो है कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर पूरा का पूरा जो भी हमारा टास्क है, जो भी लिस्ट रहेगा वो डिलीट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी टास्क है उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देंगे। तो मैनुअल हम क्रिएट करेंगे। जब आप डेटाबेस देखेंगे या फिर फुल स्टैक एप्लीकेशन देखेंगे ना, तो वहां पर रिस्पांस में हमको आईडी भी मिलता है, वहां पर हमको कुछ भी प्रॉब्लम देखने नहीं मिलती है। अभी हमारे पास मैनुअल डेटा है, इसीलिए हमको यहाँ पर मैनुअली जो है यूनिक आईडी इसके लिए क्रिएट करना है। तो हम जहां पर सेट कर रहे थे ना फंक्शन को, यानी ऐड कर रहे थे, देखिए ऐड टास्क बटन, और इसमें हमारे पास है प्रीवियस स्टेट, यानी प्रीवियस टास्क हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास है टास्क। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंजेस कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, इस टास्क को जो है ना ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर दे, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको ऐड करना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी की प्रॉपर्टी भी दे देंगे। साथ ही में हम क्या करेंगे, टास्क को ऐड कर देंगे। की वैल्यू पेयर सेम है तो आप एक बार भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों टाइम लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले हम इसमें क्या क्या चीजें बना रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास है टास्क, सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी को क्रिएट करेंगे। अब यूनिक आईडी हमको क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक मैथ फंक्शन होता है ना, उसमें हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं और इसको असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे मैथ, मैथ के बाद में आपको लिखना है डॉट, डॉट के बाद में इसमें रैंडम फंक्शन मिलता है, इसको हम कॉल कर देंगे और साथ ही में इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू स्ट्रिंग और इसको भी आपको कॉल कर देना है।
तो यहाँ पे क्या होगा, पहले सेव कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा ये। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये एरे है पहले शुरू। इस एरे में क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रीवियस स्टेट यानी जितना भी प्रीवियस टास्क है वो गेट हो जाएगा। उसके बाद में हम जो टास्क क्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें अब देखिए हमारे पास टास्क भी रहेगा और उसके बाद में आईडी भी रहेंगे। अब इस आईडी को आप प्रिंट कराना चाहे तो करा सकते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कराएंगे, सिर्फ हमको डिलीट के लिए फंक्शनैलिटी चाहिए और आईडी जो है यूनिक होनी चाहिए, इसीलिए हमने math.random का फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया है, जिसमें रैंडम हमको वैल्यूज जनरेट होके मिलते हैं और उसको हमने टू स्ट्रिंग की मदद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। पहले शुरू हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे हैंडल डिलीट के लिए, और एरो फंक्शन आप इसको बना ले, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट इक्वल टू एरो फंक्शन। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल एरो फंक्शन। इसके अंदर हमको क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का फंक्शन यूज करते हैं, और किस बेस पे करना है, आईडी के बेस पे। अब ये आईडी कहां से आएंगी, एज अ आर्ग्यूमेंट हम इसको रिसीव करेंगे, और यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, सेट करेंगे टास्क लिस्ट को। ये जो लिस्ट है टास्क लिस्ट की, उसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से जो है सेट करेंगे। सो यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना है, इसके अंदर भी हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉल बैक फंक्शन, और इसमें हमको करंट लिस्ट देखने मिलेगा, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। कैसे टारगेट करेंगे, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं फैट एरो के बाद में यहाँ पे आप लिखेंगे करंट लिस्ट डॉट फिल्टर। फिल्टर फंक्शन का हम यूज करेंगे, और जैसे फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे तो हमको सिंगल टास्क इसमें भी मिलेगा, तो डायरेक्टली आप इसको टी भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, थोड़ा सा स्पेसिंग बचे इसीलिए हम सिंगल टी लिख रहे हैं। और इस टी के अंदर हमारे पास है आईडी, टी फॉर टास्क। ठीक है, टास्क के अंदर हमारे पास क्या है, आईडी है। कौन सी आईडी, देखिए अभी हमने यहाँ पर जो आईडी क्रिएट की है तो उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। अगर ये नॉट इक्विवेलेंट है, जो भी आईडी हम एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं उससे, तब क्या करो, इसको फिल्टर कर लो। फिल्टर में क्या होगा, ये जो भी लिस्ट है वो रिमूव हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको, तो ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए, मेक श्योर केयरफुली आप इसको टाइप करें। हम क्या कर रहे हैं, पहले शुरू करंट लिस्ट को गेट कर रहे हैं, उसके अंदर से हम फिल्टर कर रहे हैं, और किस बेस पे फिल्टर कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसकी आईडी को गेट कर रहे हैं। अगर ये नॉट इक्विवेलेंट है, जो भी हमारे पास करंट में आईडी आने वाली है उसके बेस पे हम इसको चेक करेंगे, मैच हो जाती है तब क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को हमको क्या करना है, हमारे टास्क वाले बटन पर ऐड कर देना है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो ये बटन है ना जहां पर लिस्ट हम गेट कर रहे हैं टास्क आइटम वाले पे, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, प्रेसेबल, क्योंकि बटन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इस पर जैसे क्लिक हो ना तभी इसको डिलीट करा सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले शुरू आप क्या करें, इसको एज अ प्रॉप पास करा दे टास्क आइटम के अंदर। तो आप यहाँ पर देखिए आपके पास फ्लैट लिस्ट में देखिए टास्क आइटम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, एज अ प्रॉप जो है इस फंक्शन को पास करा देना। सेम नाम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं सेम नाम से बना देता हूँ, हैंडल डिलीट। इसको हमने पास करा दिया। अब इसको टास्क आइटम में हम यहाँ पर गेट करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंडल डिलीट। एज अ प्रॉप हमने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेसेबल का इस्तेमाल करेंगे। सो कॉमा लगा के आप यहाँ पर प्रेसेबल को पहले शुरू इंपोर्ट कर लें, और पूरे कंटेंट को हम क्या करेंगे, प्रेसेबल में जो है रैप कर लेंगे। सो आप लिखेंगे प्रेसेबल ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और इसका क्लोजिंग टैग यहाँ से कट करके नीचे पेस्ट कर देंगे। सब कुछ प्रेसेबल के अंदर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट को जो है प्रेस कर सकते हैं, यानी इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन को इस पर असाइन करना है, तो इसके ऑन प्रेस इवेंट पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन प्रेस, और इसके ऊपर इसको पास करा देंगे हैंडल डिलीट को। अब ये हैंडल डिलीट तो कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे हमको आईडी भी चाहिए, तो आईडी को भी हमको यहाँ पर बाइंड करना पड़ेगा। पहले शुरू देखिए, मैं एप्लीकेशन को रिलोड कर देता हूँ। अभी एप्लीकेशन हमारी क्रैश हो सकती है क्योंकि हमने यहाँ पर चेंजेस किया हुआ है। ऐड टास्क बटन में हमारे पास क्या है, टास्क करके अलग से एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली जो है यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली गेट नहीं कर सकते। जैसे हमने आइटम गेट किया ना, पहले शुरू में रिफ्रेश कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, रिलोड, और यहाँ पर कोई भी एक टास्क ऐड कर देता हूँ, टास्क 1 ऐड। तो यहाँ पर हमारे पास एरर शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, आइटम को गेट कर रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास टास्क है और आईडी है, तो हमको यहाँ पर बताना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइटम डॉट टास्क कर देंगे, इसको सेव, और फिर से अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टास्क ऐड करता हूँ, जैसे कि टास्क 1 ऐड पर क्लिक करूंगा, तो देखिए फंक्शनैलिटी एज इट इज काम करेंगी। वापस से हमारे पास टास्क लिस्ट यहाँ पर शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ और console.log भी कर देता हूँ मैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि सच में हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना कंसोल डॉट लॉग भी ऐड कर देंगे इसके बाद में। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें एक स्ट्रिंग ऐड कर देंगे डिलीट आइटम कॉल। सेव, और एप्लीकेशन को रिलोड कर देता हूँ एक बार, रिलोड एप्लीकेशन। और यहाँ पर कोई भी हम रैंडम टेक्स्ट वैल्यू ऐड कर देंगे, टास्क 1 ऐड टास्क। टास्क हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। अब आप क्या करें, कंसोल में यहाँ पर नोटिस करें, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो देखिए डिलीट आइटम कॉल हो रहा है, लेकिन हमारा ये जो टास्क लिस्ट है ना अभी वो डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको आईडी नहीं मिली। और आईडी कैसे मिलेंगी, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रेसेबल है ना इसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो टास्क आइटम है उसको आप डिलीट करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का बाइंड फंक्शन यूज करेंगे, और इसमें हमको जो है दिस की प्रॉपर्टी मिलती है जिसकी मदद से हम रेफरेंस यहाँ पर बता सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आइटम रिसीव कर रहे हैं उसकी आईडी यहाँ पर बता देंगे। तो हमने क्या किया, एज अ प्रॉप जो है आईडी को बता दिया। अब इस आईडी के बेस पे, यानी ये जो टास्क 1 है ना इसकी आईडी यहाँ पर गेट हो जाएंगी, और उसके बाद में फिर यहाँ पर हमारा कंपेयर फंक्शन यानी फिल्टर फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, उसकी मदद से हमारा टास्क डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे। पहले शुरू में एप्लीकेशन को फिर से रिलोड कर देता हूँ ताकि फ्रेश हमको आउटपुट देखने मिले यहाँ पर। और यहाँ पर मैं टास्क 1 ऐड कर देता हूँ, टास्क 1, इसी तरीके से टास्क 2 और टास्क 3। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना इस पर क्लिक करूंगा, देखिए 3 वाले पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से टास्क 3 रिमूव हो गया। उसी तरीके से 2 पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये रिमूव हो गया। 1 पे करूंगा तो देखिए 1 वाला भी डिलीट हो गया, और सक्सेसफुली हमारे पास मैसेज भी आ चुका है, नो टास्क, जो कि हमने कंडीशनली रेंडर किया था ना, तो वो परफेक्टली यहाँ पर शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन में जो है डिलीट की फंक्शनैलिटी भी एनेबल हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, पॉपअप मॉडल्स देख सकते हैं, कैसे हम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में। और एक काम हम इसमें कर सकते हैं, जैसे ये प्रेसेबल जो है ना इसको थोड़ा सा स्टाइल भी हम कर सकते हैं। स्टाइलिंग के लिए आप क्या करें, डायरेक्टली प्रेसेबल को टारगेट कर सकते हैं। मैं एक न्यू जो है ना यहाँ पर क्लास बना देता हूँ स्टाइल शीट के अंदर, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिपल इफेक्ट ऐड करेंगे, या फिर रिपल इफेक्ट आई थिंक मिलता है, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक करें। मैं यहाँ पर ऐड करके देख लेता हूँ, ये जो प्रेसेबल है ना इस पर रिपल इफेक्ट भी मिलता है, तो उसको हम ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे एंड्रॉइड रिपल, और इसके अंदर आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो हम लाइट कलर कोई भी इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि #000 6 टाइम्स 0 सेव। एक बार चेक कर लेंगे इसको भी। और यहाँ पर मैं टास्क ऐड कर देता हूँ, पहले शुरू टास्क 1 ऐड, टास्क 2 उसी तरीके से टास्क 3, और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, काफी लाइट सा इफेक्ट है, या फिर इफेक्ट इसका नजर नहीं आ रहा है, ब्लू करके देख लेते हैं इसको, ब्लू, सेव। और हाँ, ये सिंगल में हो गया ना, इसमें डबल करली ब्रेसेस हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे, और इसके अंदर कोई भी कलर हम असाइन कर सकते हैं। लाइट ग्रे करके ट्राई कर लेते हैं, लाइट ग्रे कलर, सेव। चेक करते हैं एक बार, तो देखिए कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, और ये आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है ना, इसको व्यू के अंदर लेके एक बार देख लेंगे। व्यू यानी कंटेनर के अंदर हम इसको रैप करके देख लेंगे, और व्यू को नीचे मैं ऐड कर देता हूँ, सेव। ओके, व्यू मस्ट बी अ फंक्शन। अच्छा, ये लोअर केस में हो गया ना, इसको अपर केस में कर लें, ये है व्यू, सेव। फिर से हम टास्क ऐड कर देंगे इसके अंदर, टास्क 1, टास्क 2 और 3। अब फिर से ट्राई कर लेते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके, स्टिल आउट ऑफ द बॉक्स है ये। हम क्या करेंगे, ये जो स्टाइल है ना इस स्टाइल को यहाँ से रिमूव करके इस व्यू पे ऐड करके देख लेते हैं, पेस्ट, सेव। ओके, देखिए स्टाइल हमने रिमूव किया ना, तो ये बराबर से अंदर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग का इशू है इसमें भी। सो स्टाइलिंग आपको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, कोई इतना खास फर्क तो इससे नहीं पड़ेगा। और वापस से इसको अनचेंज कर देता हूँ, यहाँ से आप क्या करें, Ctrl+Z, व्यू को मैं रिमूव कर देता हूँ। जो एज इट इज हमारा प्रेसेबल तक था उसको हम एज इट इज यहाँ पर रखेंगे, सेव। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है ये। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टास्क डिलीट हो रहा है। आपको अगर स्टाइलिंग करना है तो आप नीचे इसको टारगेट करिए, कंटेनर बनाइए सबसे पहले व्यू का, और फिर उसको अलग से क्लासेस आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉपअप मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। सो पॉपअप मॉडल आपको नहीं पता तो आप सिंपली जो है इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। मैं एक बार आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ, आप गूगल कर लीजिए रिएक्ट नेटिव, और यहाँ से आप क्या करें, डेवलपमेंट, कंपोनेंट्स, और यहाँ पे आप मॉडल सर्च कर सकते हैं। देखिए मॉडल का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा,
और परफेक्ट एक एग्जांपल भी आपको देखने मिल जाएगा कैसे आप मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले शुरू आपको मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ता है। इसमें एनिमेशन की प्रॉपर्टी है, ट्रांसपेरेंट की प्रॉपर्टी है, फिर विजिबल भी यानी हाइड एंड शो की प्रॉपर्टी है, उसके बाद में ऑन रिक्वेस्ट क्लोज। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये आप यूज कर सकते हैं और मॉडल के अंदर आपके कंटेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, आप सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हम 2-3 प्रॉपर्टी का ही इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए चलते वापस VS कोड में। ये रही हमारी एप्लीकेशन और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये जो इनपुट बॉक्स है ना, इसको हम पॉपअप के अंदर ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। ये जो ऐड टास्क है ना, उसके अंदर हमारे पास इनपुट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप पे मॉडल को इंपोर्ट कर देंगे। तो अलर्ट के बाद में मॉडल को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। मॉडल मॉडल को हमने ऐड कर दिया। अब इसका टैग हम बना लेंगे पहले शुरू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडल ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसको यहाँ से कट कर देंगे और मॉडल के अंदर पेस्ट कर देंगे, सेव। तो देखिए मॉडल के अंदर हमने जैसे पेस्ट किया ना, तो यहाँ पर इसका स्टाइल जो है चेंज हो चुका है। और इसमें मैं एक बार जो है ना फ्लेक्स 1 करके भी देख लेता हूँ, ये सेंटर में होता है या नहीं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लेक्स 1। तो देखिए फ्लेक्स 1 हमने जैसे ऐड किया ना, तो ये सेंटर में हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। और मॉडल के अंदर कैंसिल बटन भी हमको चाहिए। अभी ये मॉडल शो कर रहा है, अभी इसमें कुछ भी टाइप नहीं होगा, थोड़ा सा हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है। तो पहले इसको फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और व्यू ले लेंगे इसके अंदर, व्यू। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 बटन्स ऐड कर देंगे, या फिर सेपरेट व्यू के अंदर जो है बटन्स को ऐड कर देंगे। व्यू के अंदर यानी कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर हम बना रहे हैं, क्योंकि हम बटन पे डायरेक्ट स्टाइलिंग नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको एज अ व्यू टारगेट कर सकते हैं। सो इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, नीचे पेस्ट। और यहाँ पर ऑन प्रेस में रिमूव कर लेता हूँ इसका, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ऐड टास्क के बदले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल कैंसिल का बटन बना देंगे, कैंसिल, सेव। तो 2 बटन्स हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं जो रो है ना, उसको वापस से कॉलम कर देता हूँ, यानी CSS में हमने इसको रो किया था ना, तो हम इसको कर देंगे कॉलम। तो एक के नीचे एक आ जाएगा। और स्पेस बिटवीन है ना, इसको भी रिमूव कर लेंगे। इसके बदले हम यहाँ पर इसको कर देंगे सेंटर। इस बटन को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन का ग्रुप बना लेंगे एक बार। तो BTN ग्रुप। और इसमें हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे रो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन ऑफ रो। सेव कर लेते हैं इसको। और इसको जो है मेन कंटेनर पे, यानी जो हमने बनाया है ना अभी टॉप वाला, उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टाइल, फिर उसके बाद में स्टाइल्स डॉट BTN ग्रुप, सेव। और मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप। और इसको कर देंगे 40 या 20, ठीक रहेगा, 20 कर लेते हैं इसको। और इसके बाद में बटन को भी टारगेट कर लेंगे। सो बटन के लिए अलग से मैं क्लासेस बना देता हूँ, BTN। और बटन में हम क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ बता सकते हैं। सो विड्थ कर देंगे 40%। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं हॉरिजॉन्टली। सो मार्जिन हॉरिजॉन्टल। और इसको कर देंगे 20 पिक्सल करके देख लेते हैं, 20 इनफ है। और इस बटन को हमको क्या करना है, सिंगल वाले व्यू पर, यानी इस पर भी और इस पर भी, दोनों बटन्स पे हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे, स्टाइल्स डॉट BTN। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और इसके अंदर भी पेस्ट कर देंगे, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास मॉडल हमको देखने मिलेगा और ठीक ठाक लग रहा है। अब हमको क्या करना है, इसके ऐड टास्क और कैंसिल पर काम करना है। तो मॉडल को हैंडल करने के लिए हमको पहले शुरू एक न्यू स्टेट बनाना पड़ेगी। तो टास्क में हम क्या करेंगे, एक स्टेट बना देंगे पहले शुरू। यहाँ पर इसके बाद में मॉडल के लिए मैं स्टेट बना देता हूँ, कॉन्स्ट। और इसको हम कर देंगे शो मॉडल, सेट शो मॉडल इक्वल टू यूज स्टेट। और इनिशियल टाइम पे इसको कर देंगे फॉल्स, यानी बाय डिफॉल्ट हमको मॉडल देखने नहीं मिलेगा। मॉडल देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन बना लेंगे। सो यहाँ पर हैंडल मॉडल, इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल मॉडल इक्वल टू एरो फंक्शन। और इसमें हम सेट कर देंगे शो मॉडल को, इसको कर देंगे हम ट्रू। जैसे हैंडल मॉडल कॉल होगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पर मॉडल पॉपअप होना चाहिए। सेव कर लेते हैं इसको। और इसके बाद में टास्क वाले पे हम इसको पास करा देंगे, यानी ऐड टास्क का जो हमारे पास कंपोनेंट है ना, कौन सा वाला, देखिए ये रहा ना, इस पे हम एज अ प्रॉप उसको पास करा देंगे। सो सेम नाम से मैं पास करा देता हूँ, हैंडल मॉडल। सेम इसी तरीके से हम इसको पास करा देंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और बटन बना लेंगे जिसके बेस पे हम मॉडल को शो कराएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बटन बनाना है पहले शुरू, बटन सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इसमें हम टाइटल ऐड कर देंगे पहले शुरू।
टाइटल, ऐड टास्क, और इसके ऑन प्रेस पे हम क्या करेंगे, मॉडल को पॉपअप कराएंगे। सो ऑन प्रेस, और इसमें क्या करेंगे, हैंडल मॉडल को कॉल कर देंगे। सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो मॉडल अभी डायरेक्टली विजिबल है ना, इसको कंडीशनली डिस्प्ले कराएंगे। अब मॉडल हमारा क्या में है, यहाँ पर है ऐड टास्क के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशनल रेंडरिंग का इस्तेमाल करेंगे और शो मॉडल को टारगेट करेंगे। अगर शो मॉडल है तभी क्या करो, यहाँ पर ऐड टास्क वाले कंपोनेंट को शो करो। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए इनिशियल टाइम पे अब कुछ भी शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ऐड टास्क पर मैं क्लिक करूंगा तो मॉडल यहाँ पर पॉपअप हो जाएगा। तो परफेक्टली ये काम कर रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कैंसिल के लिए भी जो है फंक्शन बना देंगे, और यहाँ पर एनिमेशन भी आप ऐड कर सकते हैं मॉडल में। तो पहले कैंसिल पे काम कर लेंगे, उसके बाद में इसमें एनिमेशन चेंज कर देंगे। एक प्रॉपर्टी हमको एनिमेशन की ऐड करना है, तो हाइड मॉडल के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर एक फंक्शन बना लेंगे। सो कहाँ पर बनाते हैं, इसके मॉडल के नीचे ही बना लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइड मॉडल, इसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं कॉन्स्ट हैंडल हाइड मॉडल इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसमें हम कर देंगे सेट मॉडल को वापस से फॉल्स। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको हमको क्या करना है, इस बटन पर अप्लाई करना है। और ये बटन कहाँ पर है, ये हमारे पास टास्क आइटम के अंदर है। तो हमको इसको एज अ प्रॉप पास करना पड़ेगा। ये जो हैंडल मॉडल है ना, इसको हम क्या करेंगे, एज अ प्रॉप पास करा देंगे। ये जो हमारे पास एड टास्क बटन है, और इसमें हमने यहाँ पर हैंडल मॉडल भी पास कराया है क्या, इसको रिमूव कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैंडल हाइड मॉडल को पास करा देंगे एज अ प्रॉप। यहाँ पे आप इसको पास करा दें, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे ऐड टास्क के अंदर। ऐड टास्क के अंदर सबसे पहले आपको डिस्ट्रक्चर करना है, तो इसके बाद में मैं ऐड कर देता हूँ हैंडल हाइड मॉडल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कैंसिल का बटन है ना, इसके ऑन प्रेस पे जो है इसको अप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे ऑन प्रेस। ऑन प्रेस जैसे होता है तो इस फंक्शन को आप कॉल कर दो, हैंडल हाइड मॉडल को। सेव कर लेते हैं इसको। जैसे कैंसिल पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये हाइड हो रहा है। सेम इसी तरीके से हाइड हमको क्या करना है, ऐड वाले पे भी अप्लाई करना है। जैसे हमारे पास सक्सेसफुली डेटा ऐड हो जाए, ऐड टास्क हैंडलर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद में भी इस फंक्शन को कॉल कर देंगे ताकि हमारा मॉडल जो है हाइड हो जाए। जैसे ही टास्क ऐड होगा तो ये भी हाइड हो जाएगा। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। ऐड टास्क, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ टास्क 1। ऐड टास्क जैसे करूंगा तो देखिए मॉडल यहाँ पर हाइड हो गया। तो परफेक्टली सारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है। फिर से जाए, दूसरा वाला टास्क ऐड करके देख लेते हैं, टास्क 2 ऐड टास्क। तो देखिए टास्क बराबर से आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ये डिलीट हो रहा है। तो परफेक्टली हमने यहाँ पर मॉडल देख लिया। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एनिमेट भी कर सकते हैं इसको। तो मॉडल के ऊपर आप क्या करें, यहाँ पर एनिमेट की प्रॉपर्टी आती है, आप लिखेंगे एनिमेशन टाइप, और इसमें हम कर देंगे इसको स्लाइड। दो तीन ऑप्शंस इसमें आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। पहले पूरा कट कर देता हूँ, कंट्रोल स्पेस, फेड है, नन है और स्लाइड है। तो स्लाइड कर देंगे हम इसको। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। ऐड टास्क पर क्लिक करते हैं तो देखिए एनिमेशन इफेक्ट थोड़ा सा हमको देखने मिल रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो स्लाइड होके यहाँ पर ये पॉपअप हो रहा है। और अगर आपको फेड देखना है तो आप फेड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप फेड लिखेंगे। अब मैं जैसे कैंसिल करता हूँ या फिर ऐड टास्क करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा फेड इफेक्ट हमको देखने मिल रहा है, लेकिन स्लाइड ठीक है, हम यहाँ पर स्लाइड का इस्तेमाल कर लेंगे। ये है स्लाइड। सेव, कैंसिल। तो देखिए कुछ इस तरीके से स्लाइड का इफेक्ट हमको देखने मिलता है। और भी इसके अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनिमेटेड है, फिर ऑन डिसमिस, ऑन रिक्वेस्ट, विजिबल की प्रॉपर्टी भी है, कैसे आप इसको जो है बुलियन वैल्यू की मदद से ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी है, आप इसको ट्राई करिए। तो ये विजिबल क्या काम करेगा, चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन में, और टास्क में देखिए हमने यहाँ पर इसको कंडीशनली रेंडर कराया था ना, तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, विजिबल की प्रॉपर्टी जो है यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करें, पहले शुरू शो मॉडल का जो हमने कंडीशनल रेंडरिंग इसके अंदर ऐड किया था उसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, कट कर लेते हैं इसको। इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर विजिबल की प्रॉपर्टी बनाएंगे, विजिबल, और इसमें हम क्या करेंगे, शो मॉडल की जो स्टेट है उसको पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं पहले शुरू, और जैसे आप अभी सेव करेंगे तो डायरेक्टली पॉपअप होके मिलेगा हमको मॉडल। इसको अभी फिक्स करना है तो ऐड टास्क में हम जाएंगे, और इस फंक्शन के अंदर पहले शुरू विजिबल को डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विजिबल, मेक श्योर ये स्पेलिंग और आपने जो एज अ प्रॉप पास कराया है सेम होनी चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, मॉडल पे अप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पर एनिमेशन के बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ विजिबल। विजिबल देखिए प्रॉप आता है, इसका हम यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर इसकी वैल्यू को पास करा देंगे। जैसे सेव करेंगे तो देखिए मॉडल यहाँ से रिमूव हो गया। क्यों, क्योंकि इनिशियली हमारी स्टेट क्या है, फॉल्स है, तो विजिबल क्या कर रहा है, उसको गेट कर रहा है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ऐड टास्क पर तो देखिए यहाँ पर ये विजिबल की वैल्यू ट्रू हो गई, यानी हमारी स्टेट की वैल्यू ट्रू हो गई।
तो यहाँ पर मॉडल आ गया। अब कैंसिल करूंगा तो देखिए वापस से हम बैक टू नॉर्मल स्टेट में आ चुके हैं। तो परफेक्टली यहाँ पर हमारे पास मॉडल की फंक्शनैलिटी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेविगेशन पर काम करेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट रिएक्ट नेटिव में भी जो है कोई नेविगेशन के लिए हमको सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके लिए भी हमको जो है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मल रिएक्ट में हम क्या करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम का इस्तेमाल करते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर रिएक्ट नेटिव में भी राउटिंग की फंक्शनैलिटी को एनेबल करना है। लेकिन हम रिएक्ट राउटर डॉम को जो है नेविगेशन मेन्यू के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए एक सेपरेट पैकेज होता है जिसे हम कहते हैं रिएक्ट नेविगेशन। मैं पहले शुरू आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली आप जो है सर्च करेंगे ना, रिएक्ट नेविगेशन इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए reactnavigation.org, इस पर क्लिक करिए। तो नेटिव में अगर आपको राउटिंग की फंक्शनैलिटी को एनेबल करना है तो आपको जो है ये पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। कैसे इसको यूज करना है सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सिर्फ आपको रीड डॉक्स पर क्लिक करना है और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्री रिक्विजिट्स क्या है। एक तो आपको जो है रिएक्ट नेटिव एक्सप्रेस का यूज करना है और देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा अलग भी हो सकता है। और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक्सपो का यूज करेंगे ना, तो एक्सपो के लिए थोड़ा सा इंस्टॉलेशन कमांड अलग रहेगा। पहले शुरू आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। और ये कैसे काम करता है तो आप यहाँ पर इसका फुल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम नॉर्मल राउटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप, हम क्या करते थे, डायरेक्टली जो है राउटर का इस्तेमाल करते थे, यानी राउट का इस्तेमाल करते थे। राउट्स कंटेनर की तरह काम करता था। जैसे कि यहाँ पर अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे क्या क्या रिएक्ट राउटर डॉम हमको प्रोवाइड करता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन ये राउटिंग की लाइब्रेरी सिर्फ रिएक्ट में काम करेंगी। तो वेब के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको मोबाइल पर काम करना है ना, तो आपको रिएक्ट नेविगेशन का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसकी मदद से नेविगेशन मेन्यूज क्रिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे वो तो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी आप देख सकते हैं। एक्सपो का इस्तेमाल करेंगे हम, डायरेक्ट रिएक्ट नेटिव हम यूज नहीं कर रहे, इसीलिए हम यहाँ पर एक्सपो वाला पार्ट देखेंगे। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपो की वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट करेगा। और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, राउटिंग सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा राउटिंग, तो यहाँ पर देखिए एक्सपो राउटर का एक ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है। इसमें आप कैसे रिएक्ट नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम चीज क्या करेगा, हमको इसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर नेटिव में एक्सपो की मदद से हो या फिर डायरेक्टली प्योर नेटिव की मदद से भी हो, दोनों केस में आपको जो है रिएक्ट नेविगेशन का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। और उसकी मदद से फिर नेविगेशन लिंक्स मेन्यूज जो भी आपको फंक्शनलिटी अचीव करना है तो आप इस रिएक्ट नेविगेशन पैकेज की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए इंस्टॉलेशन पार्ट देख लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए रिएक्ट नेविगेशन को आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक फ्रेश एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे पहले शुरू, फिर उसके अंदर जो है इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो चलते वापस डी ड्राइव के अंदर और यहाँ पर देखिए हमने टास्क ऐप भी क्रिएट किया था। तो इसी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ, cmd टाइप करूंगा। तो यहाँ पर इस पाथ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपो की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है npx यानी नोड पैकेज एग्जीक्यूटेबल, उसके बाद में फिर एक्सपो की एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट एक्सपो डैश ऐप, फिर एप्लीकेशन का नाम। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ रिएक्ट ऐप नेविगेशन। इतना लिख के मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर एक्सपो की मदद से रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट। देखिए यहाँ पर डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। तो जब तक ये डाउनलोड होती है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर सारे पैकेजेस जो है डाउनलोड हो चुके हैं। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए रिएक्ट ऐप नेविगेशन, इसको ओपन करते हैं और राइट क्लिक ओपन विथ कोड। तो ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। साथ ही में इसको आप रन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी रन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रिएक्ट नेविगेशन को डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे, इंटीग्रेटेड टर्मिनल का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ये रहा हमारा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। और इसमें हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी इंस्टॉलेशन कमांड में क्या है, npm इंस्टॉल फिर @react-navigation/native। तो इस कमांड को हमने कॉपी किया। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये पैकेज जो है आपके प्रोजेक्ट में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए छोटा सा पैकेज है और ये फटाक से डाउनलोड हो गया। इसको आप कैसे चेक करेंगे, पैकेज जेसन की फाइल में आइए और यहाँ पे ये शो करेंगे। देखिए डिपेंडेंसी के अंदर अब ये रिएक्ट नेविगेशन/नेटिव का पैकेज जो है डाउनलोड हो चुका है और करंट वर्जन इसका है अभी 6.1। तो हो सकता है इन फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं
तो इसका वर्जन आपको ज्यादा देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैकेज इंस्टॉल हो गया। उसके बाद में कुछ और पैकेजेस हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए रिएक्ट नेटिव के लिए डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पर इसको भी इंस्टॉल नहीं करेंगे, इसको सिंपली इग्नोर कर देते हैं हम पहले शुरू। इसके साथ में स्टैक भी आता है, मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। हेलो रिएक्ट नेविगेशन पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर है क्या इंस्टॉलेशन के लिए। हाँ देखिए, हेलो रिएक्ट नेविगेशन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए अगर आपको जो है मेन्यूज या फिर राउट्स क्रिएट करना है ना, तो उसके लिए आपको ये पैकेज लगता है @react-navigation/native-stack। तो इसका हम यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको भी इंस्टॉल करना है। npm की मदद से हम कर रहे हैं, इसीलिए कमांड को कॉपी करेंगे, आएंगे वापस टर्मिनल में और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। पहले शुरू क्लियर कर देता हूँ मैं CLS, उसके बाद में यहाँ पर पेस्ट इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये पैकेज भी जो है यहाँ पर डाउनलोड और इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा आपके रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में। छोटा सा पैकेज है, ये भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा। देख सकते हैं ये भी डाउनलोड हो चुका है और इसके बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं। ये है रिएक्ट नेविगेशन/नेटिव स्टैक। तो फिलहाल के लिए 2 पैकेजेस काफी है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। एंड्रॉइड एम्यूलेटर को भी मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ पहले शुरू। तो एंड्रॉइड स्टूडियो और यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्चुअल डिवाइस को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करिए, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, इसको ओपन करेंगे। मेरे पास देखिए पिक्सल 3 है, आपके पास में दूसरा डिवाइस भी हो सकता है। सबसे पहले प्रीवियस डेटा में डिलीट कर देता हूँ, वाइप डेटा कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसको रन कर देंगे तो यहाँ पर एम्यूलेटर जो है ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये एम्यूलेटर जो है ओपन हो रहा है और फर्स्ट टाइम में ये बूट होगा, सो वेट करें। बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ से हम क्या करेंगे, कोड को भी ओपन कर लेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। साइड बाय साइड हम देखेंगे कोड भी और एम्यूलेटर भी। और ये ऑन नहीं हुआ ना, एक बार पावर वाले बटन पे क्लिक करके देख लेते हैं। कभी कभार ये थोड़ा सा स्लो चलता है, वेट करें आप। देखिए यहाँ पर ये बूट हो रहा है। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक न्यू फोल्डर बना देंगे रूट के अंदर और इसका नाम मैं रखता हूँ कंपोनेंट। कंपोनेंट्स के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें रहेगा होम के लिए, तो home.js, और एक कंपोनेंट में बना देता हूँ प्रोफाइल के लिए, तो profile.js। तो ये दोनों फंक्शन हम बनाने वाले, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। और एप्लीकेशन को मैं रन कर देता हूँ पहले शुरू। सो टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, यहाँ से टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से एप्लीकेशन को रन कर देंगे। तो आप लिखेंगे npm start कमांड, इससे हमारी एक्सपो की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। अब अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है तो यहाँ से QR कोड को आप स्कैन करें। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। अगर आप एम्यूलेटर यूज कर रहे हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे वापस और A प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये एप्लीकेशन आपके एम्यूलेटर में जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। और एक बार डाउनलोड हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये ओपन होगी। तो यहाँ पर देखिए एक्सपो की मदद से हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है एम्यूलेटर के अंदर। और थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, एक बार ये बिल्ड हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली जो हम जैसे रिफ्रेश करेंगे ना, जैसे फाइल में चेंजेस करेंगे और सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस डिटेक्ट होंगे और रियल टाइम में यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट इसका देखने मिल जाता है। कंटिन्यू और इसको क्लोज कर देंगे, डीबगर अभी हमको नहीं चाहिए। बैकग्राउंड में इसको रन होने देते हैं। हमने देखिए यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स क्रिएट किया, अभी फिलहाल तो एम्प्टी फाइल्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे रिएक्ट नेटिव का। सो आई होप आपने जो है एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखा होगा। मैं स्टिल आपको जो है एक बार और बताता हूँ, ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। मेक श्योर इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करें। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे लिखेंगे RN फॉर रिएक्ट नेटिव, उसके बाद में फंक्शनल कंपोनेंट चाहिए इसीलिए F लिखेंगे और उसके बाद में E फॉर एक्सपोर्ट, इतना लिख के आप इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्केलेटन बन जाएगा हमारी एप्लीकेशन का। सेव कर लेते हैं इसको। उसी तरीके से प्रोफाइल पेज भी हमको बनाना है, तो RNFE रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, सेव कर लेते हैं इसको। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, हमारे एंट्री पॉइंट फाइल जो कि हमारी app.js होती है उसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि फिलहाल इसमें एक टेक्स्ट है ना, तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं जो है कट कर देता हूँ या फिर इसके बदले हम यहाँ पर लिख लेंगे राउटिंग ट्यूटोरियल। सेव कर लेते हैं पहले शुरू। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे कंपोनेंट है उसको ऐड कर देंगे। तो आपको यहाँ पे होम को ऐड करना है। होम देखिए सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपके केस में नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, मैनुअली उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट होम फ्रॉम, फिर उसके बाद में उसका पाथ भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। इसको हम सेल्फ क्लोज में ऐड कर देंगे। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोफाइल को भी ऐड कर देंगे। प्रोफाइल मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट करें, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए होम और प्रोफाइल पेज बराबर से शो कर रहा है।
और इसमें मैं पेज कर देता हूँ उसको, या फिर कॉम कर लेते हैं तो हमको ज़्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। ये है होम कॉम और सेकेंड वाला है हमारे पास प्रोफाइल कॉम। अब हमको क्या करना है, ये जो दो कंपोनेंट है ना, होम और प्रोफाइल को, ये दोनों को जो है ना नेविगेशन के बेस पे यहाँ पर डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने दो पैकेजेस को इंस्टॉल करके रखा था, तो उसके अंदर हमको बहुत सारी चीजें मिलती है, तो उसका हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एम्प्टी करली ब्रेसेस फ्रॉम, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर रिएक्ट नेविगेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिखेंगे @react navigation /native, और इसमें से हम क्या करेंगे, कंटेनर को इंपोर्ट करेंगे। कौन सा कंटेनर, नेविगेशन का कंटेनर हमको इसमें मिलता है, तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे। सेम उसी तरीके से हमको नेविगेशन के मेन्यूज भी बताना है, यानी ये जो कंपोनेंट है ना, इसको हमको क्या करना है यहाँ पर। अब देखिए राउटिंग जो होती है ना मोबाइल में, वो स्टैक की फॉर्म में होती है। आई होप स्टैक आपको पता होगा, यानी एक के ऊपर एक। तो उसको हम कैसे यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, आपको क्या करना है, हमने स्टैक का भी पैकेज डाउनलोड करके रखा है, उसका हम यूज करेंगे। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @react, फिर उसके बाद में नेविगेशन/नेटिव स्टैक, इसका हम यूज करेंगे। और इसमें हमको जो है एक फंक्शन मिलता है क्रिएट नेटिव स्टैक का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। देखिए सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, इसका हमको एक मेथड बनाना पड़ता है या फिर इंस्टेंस हमको बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंस्टेंस बना लेंगे इसका। सो यहाँ पे मैं कमेंट आउट भी करता हूँ, यहाँ पे हम इंस्टेंस बना रहे हैं स्टैक का, उसको एक स्टैक के नाम से वेरिएबल बना देंगे, उसके अंदर स्टोर कर देंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, और इसको कॉल कर लेंगे। जैसा हम हुक को यूज करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम इसका यूज करने वाले हैं। अब ये हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्यूटोरियल के बाद में, या फिर ट्यूटोरियल को भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस व्यू के अंदर कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। कौन से कंटेनर का, नेविगेशन कंटेनर का। सो नेविगेशन कंटेनर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हमको स्टैक बनाना पड़ता है। स्टैक का इंस्टेंस है अपने पास, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, नेविगेट करा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टैक, उसके बाद में अगर आप डॉट चेन करेंगे तो देखिए यहाँ पर नेविगेटर का आपको ऑप्शन मिलता है। अब नेविगेटर क्या करेंगे, कंटेनर का काम करेगा। कौन कौन सी प्रोफाइल या फिर पेजेस कंपोनेंट्स आप इसके अंदर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन स्टैक का यूज करेंगे। और उसके बाद में आप बता सकते हैं कौन सी स्क्रीन आपको डिस्प्ले कराना है, तो स्टैक डॉट स्क्रीन सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमको कुछ और प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे कि अगर आप इसका नेम ऐड करेंगे तो नेम के अंदर आप बता सकते हैं क्या नाम रहेगा इसका। जैसे कि होम के लिए हम होम कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कंपोनेंट का एक और प्रॉप मिलता है, जिसके अंदर हम कंपोनेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब डायरेक्टली हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया था ना, सो इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूँ। इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली होम लिखेंगे। अब इसको जो है JSX में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये काम करेगा। अब सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगेन एक स्टैक ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टैक डॉट स्क्रीन सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेकेंड वाला कंपोनेंट डिस्प्ले कराएंगे, सो नेम। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोफाइल। उसके बाद में कौन सा कंपोनेंट शो कराना है, तो कंपोनेंट, और इसमें हम लिखेंगे कंपोनेंट का नाम, जो कि हमारे केस में प्रोफाइल। अब यहाँ से इस प्रोफाइल को मैं रिमूव कर देता हूँ, सेव कर लेंगे इसको। जैसे हमने इसको सेव किया ना, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ भी शो नहीं कर रहा है। क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे इसको पता नहीं है ना कौन सा कंपोनेंट या फिर कौन सा स्क्रीन जो है इसको रेंडर करना है। स्टैक नेविगेटर के अंदर हम बता सकते हैं कि इनिशियल टाइम पे हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनिशियल राउट नेम, और इसके अंदर आप बता सकते हैं, जैसे कि हम होम कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो इनिशियल टाइम पे क्या करेंगे, अब ये होम शो करेगा। मैं एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश। और हाँ, हमको जो है ना इस व्यू को भी यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि पेजेस में जो है व्यू का काम नहीं होता है। सो हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नेविगेशन कंटेनर है ना, ये एज इट इज काम करेगा, स्टेटस बार की भी जरूरत नहीं है, तो स्टेटस बार को भी रिमूव कर लेता हूँ। सेव कर लेंगे। तो देखिए अब परफेक्टली यहाँ पर शो कर रहा है। ये हमारे पेज का नाम है, और उसके नीचे जो है यहाँ पर पेज बराबर से शो हो रहा है। इसके बदले अगर मैं यहाँ पर प्रोफाइल ऐड कर देता हूँ, प्रोफाइल, सेव। सेव करने के बाद आपको एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना है एक बार। सो R प्रेस करिए, तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल का मेन्यू शो करेगा। जो भी आप इनिशियल वैल्यू यहाँ पर देंगे तो वो फर्स्ट टाइम में यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आप चाहे तो दे सकते हैं। अब इसको हमको प्रोग्रामेटिकली जो है यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो वो कैसे कराएंगे वो भी अभी हमको देखना है। तो प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बटन बना सकते हैं। बटन के लिए देखिए हम क्या करेंगे, होम पेज में बटन बना लेंगे, और इनिशियल टाइम पे हम क्या करेंगे, होम को डिस्प्ले कराएंगे। तो आप यहाँ पर होम को सेलेक्ट करें, सेव, और एप्लीकेशन को हम रिलोड कर देंगे ताकि ये इफेक्ट हमको नजर आए। तो अभी हम होम पर है, और होम में हम क्या करेंगे, होम कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे एक बटन ऐड कर देंगे। सो बटन,
रिएक्ट नेटिव का बटन आपको ऐड करना है, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करिए। सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसका मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ, टाइटल, और इसको हम करेंगे प्रोफाइल पेज, इतना लिख के हम सेव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रोफाइल पेज के लिए एक बटन आ चुका है। CSS इसमें हम ज्यादा नहीं देखेंगे, यहाँ पे मैं सब कुछ सेंटर में कर देता हूँ। तो डायरेक्ट इनलाइन स्टाइल कर देंगे, स्टाइल, और यहाँ पे मैं फ्लेक्स ऐड कर देता हूँ, फ्लेक्स ऑफ 1, और app.js में से स्टाइलिंग में रिमूव कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, कमेंट आउट कर देता हूँ पहले शुरू। और फ्लेक्स के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलाइन कर देंगे आइटम्स को। सो आप लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, और साथ ही में इसको जस्टिफाई भी कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी कर देंगे हम सेंटर में, सेव। तो सब कुछ सेंटर में यहाँ पर अलाइन हो जाएगा। मेन हमारे पास देखिए एक टेक्स्ट है होम पेज के नाम से, उसके बाद में फिर नीचे है प्रोफाइल पेज का बटन। अब जैसे इस पर क्लिक होना, तो हमको क्या करना है, प्रोफाइल पेज पे रिडायरेक्ट होना है। तो वो कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास राउटिंग की फंक्शनैलिटी यानी कंटेनर हमारे पास app.js में है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे हमने स्टैक का यूज किया ना, तो आप इसको console.log करके भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टैक के अंदर हमको नेविगेशन मिलता है, और उसको हम एज अ प्रॉप यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए होम पेज में जाएंगे, और यहाँ पर हम प्रॉप की मदद से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो है नेविगेशन को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली नेविगेशन को डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। अब ये नेविगेशन कहाँ से आया, ये आया हमारे पास स्टैक के अंदर से। तो यहाँ पर स्टैक डॉट स्क्रीन का हम यूज कर रहे हैं ना, तो स्टैक के अंदर हमको नेविगेशन की फंक्शनैलिटी भी मिलती है, जिसकी मदद से हम प्रोग्रामेटिकली नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, या फिर इनलाइन फंक्शन भी आप देख सकते हैं। सेपरेट फंक्शन बना के एक बार बता देता हूँ, बाद में हम इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम कर देंगे गो टू होम पेज, और यहाँ पर एरो फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट हैंडल बटन क्लिक इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, नेविगेट का इस्तेमाल करेंगे। सो नेविगेशन, इसके अंदर होता है हमारे पास नेविगेट का मेथड, और यहाँ पे आप पाथ बता सकते हैं कौन से पाथ पे आपको रिडायरेक्ट करना है। और app.js में आपने जो भी पाथ लिखा होगा ना नेम के अंदर, वही पाथ आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर हम प्रोफाइल पे इसको रिडायरेक्ट कराना चाहते हैं, तो हमने प्रोफाइल को यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, सेव, और इस बटन के ऑन प्रेस इवेंट पे इस फंक्शन को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंडल बटन क्लिक, सेव कर लेते हैं इसको, और एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। सो यहाँ से मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश हो चुकी है। अब जैसे मैं प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा ना, तो देखिए हम प्रोफाइल पेज पे यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गए। तो कैसे हम प्रोग्रामेटिकली यहाँ पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं, तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं अगर आपको और जानना है कैसे ये नेविगेशन काम करता है। सो मेक श्योर इसका डॉक्यूमेंटेशन देखिए, इसमें बहुत सी चीजें मिलती है। जैसे कि हम प्रोफाइल में क्या कर सकते हैं, गो बैक का बटन भी बना सकते हैं, गो बैक का फंक्शन भी हमको मिलता है इस नेविगेशन के अंदर, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो प्रोफाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना एक बटन बना लेता हूँ, बटन सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसके अंदर टाइटल ऐड कर देंगे पहले शुरू, टाइटल, और इसको कर देंगे गो बैक, और इसके ऑन प्रेस पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे ऑन प्रेस। इनलाइन फंक्शन भी आप बना सकते हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर इनलाइन फंक्शन लिख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी नेविगेशन को डिस्ट्रक्चर करेंगे, और इसकी मदद से गो बैक फंक्शन को कॉल करेंगे। सो सबसे पहले आपको लिखना है नेविगेशन डॉट गो बैक, इस फंक्शन को आप कॉल कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये बटन बन चुका है। अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा, तो देखिए मैं बैक पे वापस आ गया, यानी एक स्टेप हम पीछे हो गए। अगर हम इसको राउट में लिखेंगे, यानी डायरेक्ट नेविगेट करेंगे ना, जैसे हमने होम में किया था, तो ये स्टैक की तरह काम करता है। स्टैक पता है ना, एक के ऊपर एक चीजें हम जैसे रखते हैं, तो उस तरीके से ये काम करेगा। और बैक हम करेंगे ना, इस बैक वाले फंक्शन पे क्या होगा, ये एक स्टेप बैक हो जाएगा, इससे पहले जो भी पेज ओपन होगा ये उसकी तरफ रिडायरेक्ट हो जाएगा। और स्टैक क्या करेगा, एक के ऊपर एक जो है यहाँ पर स्टैक बनाता रहेगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। इसके अलावा आप जो है वैल्यूज को भी यहाँ पर गेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए आपके पास होम के अंदर कुछ स्टेट है, पहले शुरू में क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्टेट बना देता हूँ। यूज स्टेट की मदद से हम क्या करेंगे, एक स्टेट बना देंगे, यूज स्टेट, इसकी मदद से एक स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट पोस्ट सेट पोस्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसमें हमारे पास एक आईडी है, आईडी 1 कर देता हूँ, और उसके बाद में टाइटल ऐड कर देंगे पोस्ट का, और इसमें मैं लिख लेता हूँ पोस्ट 1, सेव कर लेते हैं इसको। अब इस स्टेट का डेटा हमको चाहिए प्रोफाइल वाले पेज में, तो हम कैसे पैरामीटराइज करेंगे इसको, सिंपल है। देखिए नेविगेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आपको जाना है प्रोफाइल में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउट को डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे राउट,
अब ये बाय डिफॉल्ट हमको जो है स्टैक के अंदर मिलता है। ये जो स्टैक हमने ऐड किया हुआ है ना, इसके अंदर हमको जो है यहाँ पर राउट भी मिलता है, जिसकी मदद से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट के डेटा को जो है डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। कहाँ से? राउट की मदद से हम क्या करेंगे, पहले शुरू आप लिखेंगे यहाँ पर राउट डॉट पैराम्स। पैराम्स आपको पता होगा, पैरामीटर्स को हम पैराम्स कहते हैं, पैरामीटर्स को हम जो है पैराम्स कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास है आईडी और फिर टाइटल। तो ये दोनों चीजें हमको चाहिए, तो इसके नीचे हम ऐड कर सकते हैं। एक और टेक्स्ट में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट आईडी, और इसके अंदर आईडी को पास करा देंगे आईडी। सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं पोस्ट टाइटल कर देता हूँ और इसके अंदर हम टाइटल को डिस्प्ले करा देंगे, टाइटल। सेव कर लेते हैं इसको और प्रोफाइल पेज में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है, आईडी हमारे पास अनडिफाइन आ रही है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर आईडी और टाइटल को गेट कर लिया, लेकिन इसको पता नहीं है ना कि आईडी टाइटल कहाँ से आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए होम के अंदर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए नेविगेशन डॉट नेविगेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड पैरामीटर पास करा सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पोस्ट को असाइन कर देंगे। जो भी पोस्ट है ना, उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए पेज बराबर से शो कर रहा है, लेकिन पोस्ट आईडी और टाइटल यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर पोस्ट को पास किया। अगर हम यहाँ पर पोस्ट के डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि इसके अंदर आईडी है, टाइटल है, तो फिर हमको इसके बाद में इसकी डॉट चेन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करेंगे पोस्ट को। तो मैंने लिखा पोस्ट, पोस्ट को हमने डिस्ट्रक्चर किया और अब पोस्ट डॉट आईडी हम यहाँ पर गेट करेंगे, क्योंकि पोस्ट में आईडी है, उसी तरीके से पोस्ट के अंदर टाइटल है। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए पोस्ट आईडी ऑफ 1 और फिर पोस्ट का टाइटल भी यहाँ पर शो कर रहा है पोस्ट 1। तो सक्सेसफुली आप इस तरीके से जो है पैरामीटराइज डेटा भी भेज सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास आईडी है और कुछ आपको फिल्टरिंग करना है तो ये बहुत काम में आता है। मान लीजिए हम आईडी के बेस पे जो है कोई प्रोडक्ट की स्पेसिफिक डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक राउटिंग के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें एक मिनी प्रोजेक्ट देख लेंगे ताकि अच्छे से हमको ये समझ में आए कैसे जो है राउटिंग काम करता है, और थोड़ी सी और अच्छी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी इसमें। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद में मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। बेसिक ट्यूटोरियल में आई थिंक इतना काफी है। नेक्स्ट हम छोटी सी एक और एप्लीकेशन देख लेंगे और उसके बाद में फिर कंटिन्यू करेंगे हमारा फुल स्टैक एप्लीकेशन विद रिएक्ट नेटिव। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूवी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। अभी जितना भी हमने सीखा है ना, फर्स्ट एप्लीकेशन में, नेविगेशन वाले में या फिर टास्क एप्लीकेशन में, तो सबको कंबाइन करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद में हम एक और फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जो कि लार्ज स्केल पे रहेगा। फिलहाल ये हम क्या करेंगे, टेस्ट पर्पस के लिए जो है एक मूवी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, यानी हमको कितना इसमें नॉलेज मिला है उससे हमारी टेस्टिंग हो जाएंगी। उसके बाद में फिर हम मेजर प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं अभी विंडोज पर हूँ, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, इस पाथ पे cmd टाइप करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये पाथ कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपो की मदद से एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो आपको लिखना है npx क्रिएट एक्सपो ऐप, तो उसके बाद में फिर एप्लीकेशन का नाम, तो मैं यहाँ पर इसका नाम कर देता हूँ मूवी ऐप। इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगी। आप साइड में इसको देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मूवी एप्लीकेशन का फोल्डर बन चुका है। अब सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी और जैसे यहाँ पर सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है, तब हम क्या करेंगे, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। बाकी फोल्डर स्ट्रक्चर या फिर एक्सटेंशन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो उसमें मैंने सब कुछ सेटअप आपको बता के रखा है। उसके साथ में हम क्या करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो भी ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको इस 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और वर्चुअल डिवाइस मैनेजर को आपको ओपन करना है। और जो भी आपके पास डिवाइस है, मेरे पास पिक्सल 3a है, आपके पास हो सकता है दूसरा, या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे ना, तो काफी सारे ऑप्शंस आपको इसमें देखने मिल जाता है। आपको इनको डाउनलोड करके इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं बाय डिफॉल्ट जो है पिक्सल 3a के साथ में जाऊंगा। जो भी हमको डिफॉल्ट मिलता है ना, उसके साथ में मैं हमारी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करूंगा। इसको आपको क्या करना है, सिंपली इस प्ले के बटन पे क्लिक करना है, तो एमुलेटर साइड में ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग ईबीडी, और कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है और थोड़ा सा टाइम भी लगता है कभी कभार। हम देखते हैं हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हुई है या नहीं। और यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। VS कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल हम यहाँ पर यूज कर लेंगे और यहाँ पर बूट भी कर देता हूँ एप्लीकेशन को। तो फर्स्ट टाइम में बूट होने में टाइम लगता है। देखिए यहाँ पर ये पावर अप हो रहा है, वेट करते हैं इसके फिनिश होने का।
तब तक हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोड है ना मूवी ऐप, इसको हम क्या करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। तो आपको राइट क्लिक करना है, ओपन विद कोड। अगर आप कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं तो उसमें आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करिए। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, इसको साथ में रन भी कर लेंगे। सो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्सपो की कमांड लिखेंगे, या फिर आप npm start भी लिख सकते हैं। इसकी मदद से भी एक्सपो रन की कमांड एग्जीक्यूट होंगी और एक्सपो का मेट्रो बंडलर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक्सपो की एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन जैसे करेंगे तो फिर आप अपने मोबाइल में भी सेम जो एमुलेटर में हम यहाँ पर एप्लीकेशन देखेंगे ना, तो अपने फोन में भी आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, तो ज्यादा इन डिटेल बताने का इसमें कुछ फायदा नहीं है। हम यहाँ पर एमुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ए प्रेस करना है, देख सकते हैं, प्रेस ए। तो यहाँ पे मैं ए प्रेस कर देता हूँ, और जैसे ए प्रेस करूंगा ना, तो देखिए यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो एमुलेटर है, इसमें ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाती है। देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस आपको देखने नजर आएगा। फर्स्ट टाइम में लोडिंग में टाइम ले सकती है, लेकिन उसके बाद में फिर जैसे फाइल में चेंजेस करेंगे और सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है चेंजेस डिटेक्ट हो जाते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर तो आप अपने हिसाब से कैसा भी रख सकते हैं। हम क्या करेंगे, रूट में कंपोनेंट्स के नाम से फोल्डर बना देंगे, कंपोनेंट्स, और इसमें हम क्या करेंगे, 2-3 कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेंगे पहले शुरू। फर्स्ट हम होम के लिए बनाएंगे, तो home.js। उसके साथ में हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल यहाँ पर भी बना लेंगे, और इसको हम कर देंगे मूवी के नाम से, तो movie.js। और टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अभी इसको हमको देखना नहीं है, डायरेक्ट हम एमुलेटर में देख लेंगे। इसको छोटा कर देता हूँ और एमुलेटर को साइड में कर देता हूँ, ताकि दोनों भी चीजें हमको दिखाई दे। कंटिन्यू। डिबगर नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। फर्स्ट टाइम पे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आता है। आई होप आप थोड़ा बहुत फैमिलियर इससे हो गए होंगे। app.js की हमारी मेन एंट्री पॉइंट फाइल होती है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी डेटा है ना, उसको क्लियर कर देंगे, और इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना। तो नेविगेशन को हमको फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, देखिए स्टिल हमारे पास बैकग्राउंड में रन है एप्लीकेशन। साथ ही में हम क्या करेंगे, प्लस वाले पर क्लिक करेंगे तो एक और टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, रिएक्ट नेविगेशन को इंस्टॉल करेंगे। रिएक्ट नेविगेशन को सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे, तो आप ब्राउजर को ओपन करिए और गूगल में आप सर्च कर सकते हैं रिएक्ट नेविगेशन। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए, डॉक्स पर जाना है, और यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन कमांड मिल जाएगा। देखिए इंस्टॉलेशन, पहले शुरू आपको जो है इसका नेटिव पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, तो पहले शुरू इसको कॉपी कर लेंगे कमांड को, और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। इतना लिख के आपको इंटरप्रेस करना है, मेक श्योर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर हो। हमारी एप्लीकेशन का नाम है मूवी ऐप। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, तो ये पैकेज आपके रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, देख सकते हैं आप, फटाक से ये डाउनलोड हो चुका है। काफी छोटा सा पैकेज है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा पैकेज भी इंस्टॉल कर लेंगे। और एप्लीकेशन रन है ना, तो इससे भी थोड़ा सा ये स्लो हो सकता है कभी कभी। देखिए यहाँ पर ये तो डाउनलोड हो गया मेरे केस में। इनकेस अगर आपके इसमें नहीं होता है, तो आप क्या करें, एप्लीकेशन को पहले शुरू टर्मिनेट कर दें, उसके बाद में पैकेज को इंस्टॉल करें। अब उसके बाद में देखिए हेलो रिएक्ट नेविगेशन पर क्लिक करिए, और यहाँ से हमको देखिए नेटिव स्टैक भी चाहिए, तो इस कमांड को भी आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। पहले शुरू इसको क्लियर कर देता हूँ, CLS। उसके बाद में इस कमांड को पेस्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये पैकेज भी जो है आपकी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी छोटा पैकेज है, ये भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा, देख सकते हैं आप, ये डाउनलोड हो गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे, पहले शुरू जो है मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। एक टर्मिनल में हमारे पास एप्लीकेशन रन है, देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, और आपको देखना है पैकेज जेसन की फाइल में, तो जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पर शो करता है, देख सकते हैं आप, @react navigation नेटिव और नेटिव स्टैक। अभी जो फिलहाल वर्जन है वो 6.9, 6.9 और 6.1 है। अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सेम डिपेंडेंसी डाउनलोड करके इसको यूज करिए। हो सकता है फ्यूचर अपडेट में कुछ इसमें चेंजेस आपको दिखने मिल जाए, तो उससे बेटर है कि आप सेम वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं, और एज इट इज ट्यूटोरियल के साथ में आप फॉलो कर सकते हैं कोड को। तो ये सारी चीजें डाउनलोड हो गई। अब हम क्या करेंगे, होम में जो है इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, दोनों को, होम है और मूवी है। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन है, मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ, ES7+। इतना बस आप सर्च करिए, आपको जो एक्सटेंशन में ऑप्शन शो करेगा, देखिए ES7+ रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो कोड में, और कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर ले तो आप उसके लिए भी स्निपेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए जैसे मैं होम में जाता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा RN फॉर रिएक्ट नेटिव, F फॉर फंक्शनल, और E फॉर एक्सपोर्ट। इतना लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्केलेटन बन जाएगा।
सेव कर लेते हैं इसको। सेम उसी तरीके से होम में भी कर लेता हूं मैं, RNFE रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। सेव कर लेते हैं इसको। तो दोनों भी कंपोनेंट हमारे रेडी है। हम क्या कर सकते हैं, app.js में नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल, आपको जो है नेविगेशन के लिए सबसे पहले कंटेनर को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो राउटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @react navigation, अच्छा @ है ये, सो @react navigation/native, और इसमें से हमको चाहिए नेविगेशन कंटेनर। देखिए आपको ऑप्शन शो करेंगे, बस आपको इसको इंपोर्ट करना है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद में स्टैक भी लगेगा, सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @react navigation/native stack, और इसमें से हम क्या करेंगे, क्रिएट वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, इसका इंस्टेंस हमको बनाना पड़ता है क्योंकि ये एक हुक की तरह काम करता है। इसकी फंक्शनैलिटी हमको अगर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे और उसके अंदर इसकी सारी फंक्शनैलिटी को कॉल कर देंगे। मोस्टली हम उसको स्टैक कहते हैं। स्टैक की मदद से आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर का इस्तेमाल करेंगे और इसको कॉल कर देंगे। ये जो नेविगेशन स्टैक की फंक्शनैलिटी है ना, इस स्टैक वेरिएबल के अंदर असाइन हो गई। अब आप इसका यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से फिर नेविगेशन मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस व्यू को यहाँ से रिमूव कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। सेम उसी तरीके से स्टाइल शीट की भी जरूरत नहीं है, कमेंट आउट कर देता हूँ। बाद में अगर हमको कॉपी पेस्ट करना रहा तो हम इसका देख के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं दूसरे कंपोनेंट में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेविगेशन कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टैक का इस्तेमाल करेंगे। सो आपको लिखना है स्टैक, फिर डॉट चेन करना है और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेविगेटर का इस्तेमाल करेंगे। सो नेविगेटर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको स्टैक की फंक्शनैलिटी देगा कि आपको क्या क्या चीजें जो है शो कराना है। यानी मेन्यूज हम सिंपल जैसे क्रिएट करते हैं ना, नेविगेशन मेन्यू, अगर आपने रिएक्ट राउटर डॉम यूज किया होगा तो उसमें हम क्या करते थे, कंपोनेंट्स बताते थे, यानी राउट और राउट। तो राउट्स क्या है, यहाँ पर देखिए ये कंटेनर है नेविगेटर, उसके अंदर फिर राउट्स हम यूज करते थे, सिंपल राउटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते थे। तो सेम यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्टैक लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसके अंदर आप स्क्रीन का नेम बता सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर होम के लिए कर लेंगे पहले शुरू, तो आपने लिखा होम। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंपोनेंट बताना पड़ता है। तो कंपोनेंट के लिए देखिए प्रॉप आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप लिखेंगे कंपोनेंट। फिर उसके बाद में आपको कंपोनेंट को भी इंपोर्ट करना है। जैसे कि मैं होम लिखूंगा तो सजेशन आपको शो करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपके केस में नहीं करता है तो आप मैनुअली इसको इंपोर्ट करें। कैसे करेंगे मैनुअली, पहले मैं क्लिक कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये ऑटो इंपोर्ट हो जाता है। आपके केस में नहीं होगा तो आप मैनुअली इसको इंपोर्ट करिए। उसके बाद में इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और सेकंड वाला हमारे पास है मूवी के लिए, तो आप लिखेंगे मूवी, और फिर कंपोनेंट क्या है, देखिए जो भी आपका टाइटल है ना, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, मूवी, तो सेम नाम आपको यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मूवी, तभी जो है अच्छा इंटेलिजेंस आपको देखने मिलेगा। इस पर क्लिक करिए, ये भी कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। जैसे सेव करेंगे तो अब हमारी एप्लीकेशन में कुछ भी हमको देखने नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक एरर भी है, एप्लीकेशन को आप एक बार रिलोड कर दें। स्टिल यहाँ पर मेन हैज नॉट बीन रजिस्टर। ओके, मेन कहाँ पर हमने यूज किया है, क्या मेन चेक कर लेते हैं एक बार। होम के अंदर नहीं, आई थिंक हमको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देंगे, कुछ इशू है। अगर इनकेस अगर आपके इसमें भी कुछ इशू आता है, आप जो है अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लें। फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन को रन करता हूँ, npm start। तो यहाँ पर एप्लीकेशन रन हो चुकी है। मैं एमुलेटर को जो है क्लोज कर देता हूँ या फिर से रन कर लेंगे, ठीक है। ए पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, फिर से हम क्या करेंगे, इसको ए प्रेस कर देंगे। तो देखिए रिफ्रेश होने के बाद बाय डिफॉल्ट होम यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर कंटिन्यू कट कर लेते हैं इसको। इनिशियल कंपोनेंट आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको सिंपली जो है एक और प्रॉप पास करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे इनिशियल राउट नेम, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने लिखा मूवी, सेव कर लेता हूँ उसको। सेव करने के बाद आप जो है एप्लीकेशन को रिलोड करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता है राउटिंग को। आर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर अब जो है मूवी वाला पेज यहाँ पर शो करेगा, देख सकते हैं आप मूवी। हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट होम ही रखेंगे। सो वापस से मैं इसमें होम कर देता हूँ, सेव, और एप्लीकेशन को रिलोड दे देंगे। तो यहाँ पर आर प्रेस करिए, एप्लीकेशन रिलोड हो जाएंगी। उसके बाद में होम में हम क्या करेंगे, ये जो होम का टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे, या फिर इस व्यू कंटेनर को हम क्या करते हैं, इनलाइन स्टाइल दे देंगे। स्टाइल, इसको पहले शुरू हम कर देंगे फ्लेक्स ऑफ 1 अलाइन आइटम्स, और ये डबल करली ब्रेसिस में, सो डबल करली ब्रेसिस, इसको कर देंगे फ्लेक्स ऑफ 1 अलाइन आइटम्स, इसको कर देंगे हम सेंटर में। उसके बाद में
जस्टिफाई कंटेंट, इसको कर देंगे सेंटर। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए सब कुछ सेंटर में हो गया। यहाँ पे होम के बदले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू मूवी ऐप। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए वेलकम टू मूवी ऐप। एक बटन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन। देखिए यहाँ पे सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट भी ऐड हो जाएगा विद सेल्फ क्लोजिंग टैग। यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर देंगे, सो टाइटल, और इसको हम करेंगे एक्सप्लोर मूवीज। ये बटन का नाम हमने लिखा। और इसमें अगर आपको स्टाइलिंग देना है तो आप दे सकते हैं, जैसे कि ऊपर हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट ऐड कर देंगे, स्टाइल शीट। इसकी मदद से आप जो है ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं स्टाइल्स के। सो कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू, फिर स्टाइल शीट का हम यूज करेंगे। उसके बाद में क्रिएट का फंक्शन, क्रिएट के फंक्शन के अंदर आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कंटेनर बनाना है तो कंटेनर बना सकते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, हेडिंग, और इसको कोलन कर देंगे एक बार, ये है कोलन। इसमें जो है फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज इसको कर देंगे हम 40 पिक्सल करके देख लेते हैं, 40। सेव कर लेते हैं इसको। और इस हेडिंग को हमको क्या करना है, इस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल के बाद में सिंगल कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद में स्टाइल्स का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास है हेडिंग। सेव कर लेते हैं इसको। और 40 काफी बड़ा आ रहा है, तो इसको कर देंगे 30। सेव 30 कुछ इस तरीके से, और 30 भी बड़ा है, 20 करके देख लेते हैं एक बार, 20 ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप। और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर इसको कर देंगे हम ऑरेंज। सेव। अच्छा यहाँ पर कोलन है ना, तो टाइपिंग मिस्टेक, और ऑरेंज इतना खास नहीं दिख रहा है, तो ब्लैक ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, एज इट इज मैं रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम टू मूवी ऐप। और स्पेस भी दे सकते हैं, मार्जिन बॉटम दे देंगे, या फिर बटन को दे सकते हैं हम। सो बटन को टारगेट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीटीएन, और इसको मूवी बटन कर देता हूँ मैं, मूवी बीटीएन, और इसको अप्लाई भी कर देंगे साथ ही में। इस स्टाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। सेम बटन के अंदर भी, अच्छा बटन के अंदर हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते ना, सो इसको हम एक व्यू के अंदर ले लेंगे, व्यू कैपिटल से व्यू, और इसके अंदर इसको रैप कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट ऐड कर देंगे, और इसमें हम लिख लेंगे मूवी बीटीएन। और इसमें हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसकी जो विड्थ है ना उसको बढ़ा सकते हैं, इसको कर देंगे हम 75% करके देख लेते हैं, 75%। सेव। तो देखिए 75% ये कुछ इस तरीके से ले लेगा। इसमें बॉर्डर रेडियस होता है, सो बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 5 पिक्सल कर लेते हैं, 5। सेव। एक्सीडेंटली जो है ना कोलन के बदले जो है दूसरा कुछ टाइप हो रहा है, और 5 कुछ इस तरीके से है, तो इसको 10 करके देखता हूँ, 10 थोड़ा सा और राउंडेड हो जाएगा। ठीक ठाक है, इतना कुछ खास इफेक्ट तो नहीं लग रहा है। 20 करके देख लेता हूँ ऊपर, 20। और अच्छा यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हुआ एप्लीकेशन, तो रिलोड कर देता हूँ एप्लीकेशन को। बॉर्डर रेडियस तो बराबर से काम नहीं कर रहा है, सो इसको इग्नोर कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको कर देंगे हम ऑरेंज। सेव। कलर बटन के अंदर प्रॉपर्टी मिलती है क्या कलर की, अच्छा हाँ, डायरेक्टली भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको कर देंगे ऑरेंज। तो देखिए ऑरेंज बटन हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। मार्जिन दे देंगे हम इसमें, मार्जिन टॉप से 20। सेव। या फिर इसको 15 कर देते हैं, सेव। तो 15 ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस बटन पर क्लिक होना, तो ये हमको मूवी पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो उसको प्रोग्रामेटिकली हम कैसे करेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आपको क्या करना है, देखिए स्टैक का तो हम यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नेविगेशन को डिस्ट्रक्चर करेंगे। कैसे करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद में नेविगेशन। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसके ऑन क्लिक पे, देखिए ऑन क्लिक नहीं, ऑन प्रेस पर, क्योंकि ये रिएक्ट नेटिव है तो इसमें ऑन प्रेस का फंक्शन मिलता है। इसमें इनलाइन फंक्शन भी आप देख सकते हैं, डायरेक्टली मैं एरो फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। और इसको थोड़ा सा मल्टीलाइन कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। इसमें हम क्या करेंगे, नेविगेशन का इस्तेमाल करेंगे, और नेविगेशन की मदद से हम नेविगेट कर देंगे इसको, कहाँ पर, मूवी वाले पेज पे। सो मेक श्योर ये मूवी की स्पेलिंग, और app.js में आपने जो स्टैक बना के रखा है ना, इसमें जो नेम की प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये चीज काम करेंगी। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ, तो देखिए मूवी पेज यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है। और बैक करेंगे तो देखिए आप होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। तो सक्सेसफुली हमारा बेसिक स्केलेटन यहाँ पर बन चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मूवीज को डिस्प्ले कराना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स ले लेंगे, और उसके नीचे एक बटन लेंगे जिसकी मदद से हम मूवीज को सर्च करेंगे। तो आपको जाना है मूवीज कंपोनेंट में, और यहाँ पे देखिए सिंपल मूवी था ना, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स ले लेंगे। सो आप यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट इनपुट, और इसको आपको इंपोर्ट भी करना है। इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसके अंदर प्लेस होल्डर हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइंड अ मूवी हियर।
और उसके नीचे एक बटन भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर एक टाइटल हम ऐड कर देंगे जैसे कि सर्च मूवी। सेव कर लेते हैं इसको। तो जैसे सेव करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा, जिसमें हम थोड़ा सा इसको स्टाइल भी कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइल भी आप लिख सकते हैं, स्टाइल। और इसमें फ्लेक्स कर देंगे हम 1, जिसको सेंटर में कर देते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव। तो सब कुछ यहाँ पर सेंटर में हो गया। और इस इनपुट को आप जो है टारगेट भी कर सकते हैं, जैसे कि इनपुट की क्लासेस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं एक स्टाइल शीट बना लेता हूँ जिसमें काफी ज्यादा जो है ना इनलाइन में दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर देंगे, स्टाइल शीट। और इसकी मदद से नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट। और इसके अंदर क्रिएट का फंक्शन मिलता है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि कंटेनर के नाम से मैं बना लेता हूँ पहले। और कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, सेम ये क्लासेस को मैं यहाँ से कट करके ऐड कर देता हूँ, कट पेस्ट। सेव कर लेते हैं, थोड़ा ऑटो फॉर्मेट में इस तरीके से नजर आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, डबल करली ब्रेसेस को रिमूव कर लेना है, सिंगल करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, स्टाइल्स को टारगेट करेंगे, उसके बाद में है कंटेनर, सेव। तो अब सेम चीजें यहाँ पर काम करेंगी। और उसके बाद में इनपुट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च इनपुट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और इसकी जो विड्थ है ना, इसको कर देंगे हम 75%। और इसमें जो है बॉर्डर ऐड कर देंगे, सो बॉर्डर, बॉर्डर कलर। और इसको कर देता हूँ मैं हैश 6 टाइम्स C, यानी ग्रे कलर में हमको देखने मिलेगा। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है, और यहाँ पर भी मिस्टेक है, ये भी कोलन है, सेव। अब इस सर्च इनपुट को हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट इनपुट पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल के बाद में यहाँ पर स्टाइल्स डॉट सर्च इनपुट, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। और विड्थ तो बढ़ गई इसकी, देख सकते हैं आप, लेकिन फॉन्ट हमको नजर नहीं आ रहा है ना। तो मैं फ्लेक्स रिमूव करके देख लेता हूँ एक बार, इसको सेंटर से थोड़ा सा रिमूव करके एक बार देख लेते हैं, अभी शो करता है या नहीं। नहीं। इसकी हाइट भी सेट करके देख लेते हैं, हाइट, हाइट ऑफ 100 कर देते हैं, सेव। और यहाँ पे है कॉमा, सेव। हाइट भी आ रही है, लेकिन ये पीछे जा रहा है ना, तो स्टाइलिंग में कुछ इश्यू हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सर्च इनपुट में जो है ना, इसकी विड्थ, विड्थ से तो इश्यू नहीं हो रहा है। मैं एक बार क्या करता हूँ, स्टाइल रिमूव करके देख लेता हूँ, सेव। तब भी जो है सेम चीज यहाँ पर देखिए, कोड हमारा कट होके आ रहा है ना। मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, रिलोड एप्लीकेशन। तो देखिए अब बराबर से काम कर रहा है, बॉर्डर कलर भी। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, बॉर्डर का शो नहीं किया ना बराबर से, तो बॉर्डर की जो विड्थ है इसको हम सेट कर देंगे, बॉर्डर विड्थ, इसको कर देंगे 1, सेव। और इनलाइन पैडिंग भी मैं ऐड कर देता हूँ, पैडिंग, पैडिंग कर देंगे इसकी 10 पिक्सल, ठीक रहेगा। देख सकते हैं आप 10 पे कुछ इस तरीके से आएगा। और इसके बाद में बटन है अपने पास, तो बटन को भी टारगेट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे मैं सर्च बटन बना देता हूँ, सर्च BTN। क्लासेस का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसकी भी जो विड्थ है ना, इसको कर देंगे हम 50%, 50 ठीक रहेगा इसके साथ में, 50%। और मार्जिन दे देंगे टॉप से 20 दे देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। और इस सर्च बटन को हम क्या करेंगे, इस बटन पे अप्लाई कर देंगे। और डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो इसको भी एक व्यू के अंदर हमको ऐड करना पड़ेगा, व्यू, मेक श्योर कैपिटल से लिखे। यह है कंटेनर, और इस बटन को इसके अंदर मूव कर देंगे। और इसके ऊपर जो है स्टाइल शीट ऐड कर देंगे, स्टाइल। और फिर स्टाइल्स को टारगेट करेंगे। उसके बाद में आपको डॉट चेन करना है, डॉट, फिर है सर्च बटन, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये शो करेगा। और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं हम सर्च इनपुट के अंदर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, इसको कर देंगे हैश FFF, सेव। तो ये व्हाइट कलर में शो करेगा। और अब ठीक ठाक लग रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस बटन के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करना है। ये जो भी टेक्स्ट टाइप होगा, इसको हमको स्टोर करना है। और स्टोर करने के बाद यहाँ पर जैसे सर्च मूवी पर क्लिक हो, तब ये सर्च के बेस पे हमको रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हमको स्टेट लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट के बाद में यूज स्टेट का इस्तेमाल कर लेंगे। और इसकी मदद से स्टेट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट। और इसका नाम हम रख सकते हैं सर्च, या फिर सर्च टेक्स्ट कर लेते हैं, इसको ज्यादा रिलेटेबल नाम रहेगा, सर्च टेक्स्ट। सेट सर्च टेक्स्ट इक्वल टू यूज स्टेट।
और इनिशियल इसको कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, और एक फंक्शन भी चाहिए जिसकी मदद से हम इसको चेंज करा पाए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट चेंज के लिए जो है फंक्शन बना लेंगे। सो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में कमेंट बना देता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे हैंडल इनपुट चेंज इक्वल टू एरो फंक्शन, और ये एरो फंक्शन हमको जो है टेक्स्ट यहाँ पर देगा। कौन सा टेक्स्ट, जो भी सर्च हो रहा है वो टेक्स्ट हमको यहाँ पर देगा। सो आप लिख सकते हैं उसको डायरेक्टली भी। यहाँ पे मैं इसको सर्च टेक्स्ट कर देता हूँ और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे सर्च टेक्स्ट को, और ये दोनों सेम नेम हो रहे हैं ना। सो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सर्च के बदले इनपुट टेक्स्ट कर लेते हैं इसको, इनपुट टेक्स्ट। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे इनपुट टेक्स्ट के साथ में। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको बाइंड कर देंगे हमारे इनपुट के साथ में। तो इसको मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर के बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे वैल्यू और वैल्यू को डायनेमिक कर देंगे। सो स्टेट जो है ना अपनी सर्च टेक्स्ट हमने बनाया है, तो यहाँ पे उससे इसको बाइंड कर देंगे और इसके ऑन चेंज टेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, अभी जो हैंडलर हमने बनाया है उसको यहाँ पर पास कर देंगे। तो आप लिखेंगे हैंडल इनपुट चेंज। सेव कर लेते हैं इसको। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस बटन पर जैसे क्लिक हो और इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू हमने टाइप की है ना उसको हमको गेट करना है। तो इस बटन के ऑन प्रेस पे भी फंक्शन बना सकते हैं हम। तो इसी के बाद में मैं कमेंट आउट कर देता हूँ हैंडल बटन क्लिक, और इसके अंदर भी एक फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख सकते हैं हैंडल सर्च बटन इक्वल टू एरो फंक्शन। यहाँ पे हमने इसको एरो फंक्शन बना लिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल अभी कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और जो भी सर्च हो रहा है ना टेक्स्ट उसको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे सही से शो होता है या नहीं। सेव कर लेते हैं इसको। और इस हैंडल सर्च बटन को हम क्या करेंगे, इस बटन के ऑन प्रेस पे असाइन कर देंगे। तो आप लिखेंगे ऑन प्रेस और यहाँ पे आप इसको असाइन कर देंगे हैंडल सर्च बटन। सेव कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप करके चेक कर लेंगे। जैसे कि सेम नाम मेरा ही टाइप कर लेता हूँ मैं, टेक इन्फो वाईटी। अब सर्च पर क्लिक करूंगा तो देखिए सक्सेसफुली कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास इनपुट की वैल्यू गेट हो रही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू गेट हो रही है उसको हम क्या करेंगे, नेटवर्क रिक्वेस्ट की मदद से जो है गेट करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर मूवी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमारे पास मूवी का डेटाबेस होना चाहिए। अभी फिलहाल तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक थर्ड पार्टी मूवी एपीआई का इस्तेमाल कर लेंगे, वहां से रिस्पॉन्स को गेट करेंगे और फिर उसको यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। जैसे हमने फंक्शन में लिखा ना उसकी मदद से हम क्या करेंगे, अभी कंसोल डॉट लॉग किया था, कहाँ पर देखिए यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया था ना, और ये एरे में हो गया। तो आप इसको ऑब्जेक्ट में बना ले। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। सेव कर लेते हैं इसको। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में रिस्पॉन्स एपीआई रिस्पॉन्स देख लेंगे, कैसे आप एपीआई रिस्पॉन्स को कॉल कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूवीज डेटाबेस के लिए जो है OMDB API का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी बैकएंड नहीं है, हम यहाँ पर थर्ड पार्टी API देख रहे हैं, OMDB API। तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी API की को बनाना है, तभी आप जो है इसका यूज कर पाएंगे। तो ये डेटाबेस क्या करता है, हमको सारे मूवीज की लिस्ट देता है और उसमें जो है पोस्टर, बैनर, रिलीज डेट, बहुत सारा ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, उसका आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर देखिए API की का ऑप्शन आपको मिलेगा, और डायरेक्टली भी अगर आप गूगल करेंगे ना तो इस वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर लेगा। omdbapi.com पे जाइए, फिर आपको एपीआई की पे जाना है, और जैसे आप इस एपीआई की पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए फ्री वाले में आप क्या कर सकते हैं, 1000 रिक्वेस्ट ही जो है डेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1000 रिक्वेस्ट तो इनफ है, यहाँ पर हम सीख रहे हैं तो यहाँ पर उतनी लिमिट काफी हो जाती है। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी, नेम और लास्ट नेम ऐड करना है, और क्यों यूज करना है वो यहाँ पे आप मेंशन करिए। उसके बाद में सबमिट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको जो है जो भी आपने ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड की होंगी उस पर जो है एक एक्टिवेशन की जाएंगी, और उसके अंदर आपको एक एपीआई की भी मिल जाएंगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से आपको ईमेल मिलेगा द OMDB API की तरफ से, इसमें आपको एपीआई की मिलेंगी और यहाँ पर आपका एपीआई की रहेगा। उसके बाद में आपको इसको एक्टिवेट भी कराना है पहले शुरू, तो यहाँ पर आप क्या करें, इसको एक्टिवेट कराए पहले शुरू, फिर उसके बाद में आप इस की का यूज कर सकते हैं। अब इस की को आप कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर होम पेज पे जाना है और यहाँ पर यूजेज का मेन्यू है, या फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे भी शो करता है। तो अगर आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजना है, इसका यूआरएल ऐड करना है, उसके बाद में देखिए एपीआई की का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको अपनी एपीआई की पास कराना है। उसके बाद में अगर आपको सर्च देखना है ना तो इसके बाद में आप एंड लगा सकते हैं, और पैरामीटर देखिए यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे, क्या क्या चीजें आप इस एपीआई के साथ में कर सकते हैं।
हम क्या करेंगे यहाँ पर एच का यूज करेंगे फॉर सर्च। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो भी इनपुट वैल्यू है ना अपनी, यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट वैल्यू हम टाइप करेंगे उसके बेस पे फिर रिजल्ट शो करेगा। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे। तो चलिए चलते वापस VS कोड में, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर काम करेंगे। तो इस console.log को आप एज इट इज रख सकते हैं अगर आपको देखना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स हमको मिलने वाला है ना, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेट के अंदर गेट कर लेंगे। तो इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेट बना सकते हैं कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख सकते हैं मूवीज लिस्ट। उसके बाद में सेट मूवी लिस्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली आप इसको एरे भी दे सकते हैं या फिर एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए कौन सा, ये वाला बटन का जो फंक्शन है ना, इसके ऊपर इस एपीआई को कॉल करेंगे। कौन से, OMDB की एपीआई को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो उसके लिए आप जो है एक्सियोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल रिएक्ट देखा होगा तो उसमें हम ज्यादातर एक्सियोस का इस्तेमाल करते हैं। तो रिएक्ट नेटिव में भी आप जो है एक्सियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना कुछ खास प्रोजेक्ट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फेच का इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि फेच भी देख लेंगे आगे, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो एक्सियोस कॉल भी हम देखेंगे। और रिएक्ट नेटिव का जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं तो उसमें तो टोटली हम जो है एक्सियोस का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इजी भी पड़ता है और इफेक्टिव भी है। फेच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फेच मेथड को कॉल करेंगे। आप चाहे तो ट्राई कैच ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको गेट कर लेंगे लेट, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स गेट करने वाले हैं, क्योंकि जब भी आप एपीआई रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमको रिस्पॉन्स रिटर्न में मिलता है। तो उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं, और फेच देख रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पर एक लेट के नाम से रिस्पॉन्स बना रहे हैं। लेट बनाएंगे तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, अवेट। फिर उसके बाद में एपीआई कॉल आपको करना है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे फेच फंक्शन। इसके अंदर बैकटिक का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इनपुट में जो वैल्यू है उसके बेस पे हमको सर्च रिजल्ट शो कराना है। तो बैकटिक कहाँ पे होगा, टैब के ऊपर देखिए आपको टिल्डे के साथ में जो है बैकटिक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो मेक श्योर ये स्ट्रिंग नहीं है, यानी सिंगल कोट्स नहीं है, ये बैकटिक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, OMDB एपीआई को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो यहाँ से एपीआई को आप कॉपी करिए, कॉपी। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर इसको HTTPS कर दीजिए, सिक्योर प्रोटोकॉल है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी एपीआई की को ऐड करना है। सो मैं मेरी एपीआई की यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। इसको कट करके मैं एपीआई की यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर एंड है ना, तो हमको यहाँ पर सर्च भी चाहिए। तो सर्च के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस इक्वल टू, फिर यहाँ पर डॉलर करली ब्रेसेस, और फिर हमारे पास स्टेट है सर्च की। सर्च की है ना, एक बार देख लेते हैं। देखिए सर्च टेक्स्ट की जो स्टेट है ना, उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो जो भी इनपुट वैल्यू रहेगा उसके बेस पे सर्च रिजल्ट हमको शो करेगा। अब यहाँ पर रिजल्ट तो हमारे पास गेट हो रहा है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, अभी जेसन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट, जैसे कि मूवीज कर देता हूं मैं इसको, ये है मूवीज डेटा इक्वल टू, फिर इसमें हम क्या करेंगे, अगेन अवेट करेंगे, और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे जेसन फंक्शन की मदद से। अब आप चाहें तो इसको console.log भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे मूवी डेटा, और इसके आगे आपको डॉट चेन करना है, और उसके बाद में आप लिखेंगे सर्च। तो सर्च क्या ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमको मिलता है। और साथ ही में आप इसको सेट भी कर सकते हैं। सेट कहाँ पे करेंगे, हम क्या करेंगे, सेट करेंगे मूवी लिस्ट को, किससे, जो भी हमारे पास मूवी डेटा है उसके अंदर जो भी सर्च रिजल्ट हमको मिल रहा है उससे इसको फुलफिल करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार। सो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और एप्लीकेशन को रिलोड भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को रिलोड कर देता हूँ, और एक्सप्लोर मूवीज। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे कि स्पाइडर, इतना लिख के मैं सर्च करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट्स आ चुका है। इनपुट देखिए हमारा स्पाइडर है, और उसके बाद में हमारे पास मूवी आ चुका है, देख सकते हैं ये है पोस्टर। और इसको अच्छे से देखना है तो आप डायरेक्टली जो है ना इस रिस्पॉन्स को ब्राउजर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, बता देता हूँ आपको। देखिए ये रहा, आयरन मैन के लिए मैंने सर्च किया था, तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट मिलता है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए टाइटल, ईयर, फिर टाइप है, फिर पोस्टर, तो ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो नेक्स्ट हम देखेंगे, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स तो परफेक्टली काम कर रहा है। और उसकी मदद से हमारी एप्लीकेशन में देखिए यहाँ पर कंसोल पे भी हमने प्रिंट कराया था ना, ये कंसोल में सारा डेटा हमको मिल रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये टर्मिनल है तो इसमें कुछ इतना खास नहीं दिखाई देता है, मगर आई होप थोड़ा बहुत आपको पढ़ने में आ रहा होगा। देख सकते हैं आप, पोस्टर है, फिर उसके बाद में उसकी मीडिया, मूवी का नेम क्या है, ईयर है, तो ये सारी डेटा हमको यहाँ पर मिल सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3,
तो जितना भी उससे रिलेटेड डेटा है तो वो यहाँ पर शो करेगा। परफेक्टली एपीआई काम कर रही है। आई होप आप अपना एपीआई की इस्तेमाल करेंगे। मेरा एपीआई की मत इस्तेमाल करिए, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, बाकी कुछ भी इशू आता है तो आप सोर्स कोड में से इसको जरूर कंपेयर करें। हो सकता है आपसे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको एरर देखने मिल सकता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी मूवीज हम सर्च कर रहे हैं उसको डिस्प्ले कराएंगे। और साथ ही में थोड़ा सा सीएसएस भी हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो जितना भी रिजल्ट रहेगा वो इसके नीचे आ जाएगा और टॉप का हिस्सा जो है वो एम्प्टी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्लेक्स को रिमूव कर लेंगे। मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव। तो ये टॉप पर आ गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप ऑफ 20 और कॉमा, सेव। तो टॉप से मार्जिन कुछ इस तरीके से हमको देखने मिल जाएंगे। इसको 25 कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। सेव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसको हैंडल करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए हम जो है फ्लैट लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने देखा था फ्लैट लिस्ट कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। और बटन के बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है एक और जो है व्यू कंटेनर ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्यू ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर एक टेक्स्ट मैसेज भी ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट। और इसको थोड़ा सा डायनेमिक कर लेंगे हम। जितना भी हमारे पास मूवीज लिस्ट रहेगा ना उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे कि मूवीज फाउंड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस, और हमारे पास जो भी मूवीज का लिस्ट है उसकी लेंथ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसको जो है ना कंडीशनली ऐड कर देंगे, अगर हमको मूवी मिलती है तब उसकी लेंथ चेक करो और ये मैसेज शो करो। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और ये जो टेक्स्ट है इसको हम क्या करेंगे, कंडीशनली डिस्प्ले करा देंगे, सो कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मूवीज लिस्ट को गेट करेंगे। अगर हमको मूवी लिस्ट मिलती है तभी जो हम इसको रिटर्न कराएंगे। सो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे, कट, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, सेव। तो अभी ये शो नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पर कोई भी मूवी नेम ऐड करेंगे और सर्च करेंगे ना तभी ये डिस्प्ले कराएगा। अब ये हो गया हमारा एक टेक्स्ट सिंपल सा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लैट लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो आप लिखेंगे यहाँ पर फ्लैट लिस्ट, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करिए। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे आपको डेटा की प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ता है। और डेटा कहाँ से आएगा, ये आएगा मूवी लिस्ट में से। तो आप इसको जो है पास करा दें, यहाँ पर जो भी स्टेट है उसमें आपको डेटा मिलने वाला है। उसके बाद में हमारे पास रहेगा रेंडर आइटम, और इसके अंदर हमको जो है कॉल बैक फंक्शन मिलने वाला है। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम जो है आइटम को रिसीव करेंगे। और इस आइटम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, जेएस एलिमेंट यानी जो भी इसमें टैग्स है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पैरेंथेसिस में रैप कर लेंगे, क्योंकि मल्टी लाइन हमको देखना है। इसके अंदर हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स है उसमें से हम टाइटल, पोस्टर और उसका ईयर यहाँ पर गेट कर लेंगे। सो पहले शुरू आप क्या करें, यहाँ पे लिखे व्यू। व्यू क्या काम करता है, कंटेनर की तरह काम करता है। अगर हमको मल्टीपल एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है तो हम पहले डिव का इस्तेमाल करते थे, तो सेम उसी तरीके से व्यू भी काम करेगा कंटेनर का। उसके अंदर हम यहाँ पर टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, टेक्स्ट। और इसके अंदर जो है मूवी का टाइटल डिस्प्ले कराएंगे। तो आप लिखेंगे आइटम डॉट टाइटल, और टी कैपिटल है या नहीं चेक कर लेते हैं। मैं इतना सेव कर लेता हूँ पहले, सेव। और ये टॉप पर चिपक कर आ रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार देख लेता हूँ, रिफ्रेश। तो मार्जिन टॉप में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको कर देंगे 60 करके देख लेते हैं, सेव। 60 ठीक है, या फिर इसको कर देंगे 90। अब ठीक है। और फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना कोई भी मूवी सर्च कर लेता हूँ पहले शुरू, स्पाइडर सर्च। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट तो आ रहा है और 10 मूवी फाउंड आ रहा है। देखिए 10 रिजल्ट हमको मिल रहे हैं, लेकिन हमारा टेक्स्ट शो नहीं कर रहा है ना। तो एक बार मैं इसका रिस्पॉन्स चेक कर लेता हूँ। लोअर केस अपर केस का इश्यू होगा। तो ये रहा हमारा पोस्टर, पी कैपिटल है इसमें। उसके बाद में टाइप है, ईयर भी वाई भी कैपिटल से है, और टाइटल का टी भी कैपिटल में देख सकते हैं आप। सो इसको हम कर देंगे यहाँ से पेस्ट टाइटल, सेव। तो देखिए बराबर से सारे टाइटल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। उसी तरीके से हम यहाँ से देखिए ईयर भी कॉपी कर लेंगे। कहाँ पर है ईयर, ये है टाइटल। उसके बाद में इसका टाइप है मूवी, फिर ईयर है। सो इस ईयर को भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद में एक और टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे, टेक्स्ट ओपनिंग क्लोजिंग टैग। और फिर आइटम की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईयर को भी डिस्प्ले करा देंगे, सेव। तो देखिए साल भी यहाँ पर शो करेगा। और इमेज भी हमको डिस्प्ले कराना है, और इमेज है पोस्टर के अंदर। और इमेज कैसे डिस्प्ले कराएंगे, इमेज के लिए हमारे पास इमेज का कंपोनेंट होता है जो कि रिएक्ट नेटिव हमको प्रोवाइड करता है। तो टॉप पे मैं ऐड कर देता हूँ इमेज, मेक श्योर इसको इंपोर्ट करिए। देखिए फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, इस पर क्लिक करिए।
ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा, टॉप पे देख सकते हैं आप। इनकेस अगर आपके इसमें ऑटो इंपोर्ट नहीं होता है ना, तो आप मैनुअली इसको इंपोर्ट करें। ये रहेगा सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर सोर्स हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। अब इसमें हमारे पास सोर्स कहाँ से आएगा, ये आएगा आइटम डॉट पोस्टर। सेव कर लेते हैं इसको। और जैसे सेव करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर अभी एरर शो करेगा। हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ना स्टाइल भी ऐड कर देंगे। हाइट और विड्थ हमको इसमें बताना पड़ता है। सो यहाँ पे हम हाइट ऐड कर देंगे। हाइट इसकी कर देंगे 200, और इसकी जो विड्थ है ना, वो भी यहाँ पे हम कर देंगे 200। सेव कर लेते हैं इसको। इमेज का कुछ इशू आ रहा है यहाँ पर, कंपोनेंट तो बराबर से कॉल हुआ है लेकिन ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है बराबर से, और एप्लीकेशन को एक बार रिलोड दे देंगे। ठीक है, नीचे हम क्या करते हैं, आर प्रेस कर देंगे तो हमारी एप्लीकेशन रिलोड हो जाएंगी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से कोई भी मूवी सर्च करेंगे, आयरन मैन 10 मूवी फाउंड। और यहाँ पर देखिए सोर्स जो है ना, कुछ तो भी इशू है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर शो कर रहा है ना, प्रॉप टाइप में है इनवैलिड प्रॉप। और सोर्स में देखिए डायरेक्टली जो है इमेज सप्लाई करना है, लेकिन इमेज डायरेक्ट हमने सप्लाई कर दिया है। सोर्स में हमको इमेज सप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ वैल्यूज का इशू आ रहा है। और हाँ देखिए, इसमें हो सकता है जैसे हम सोर्स में देखिए रिक्वायर का यूज करते हैं या फिर यूआरआई का यूज करते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर डबल करली ब्रेसेस, और इसके अंदर यूआरआई का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको बता देंगे आइटम डॉट पोस्टर। देखते हैं ये काम करता है नहीं। सेव। ओके, अच्छा एक करली ब्रेसेस मिसिंग है, सो ऐड कर देते हैं। सेव। तो देखिए अब बराबर से ये शो कर रहा है। और इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो 400 कर देता हूँ मैं। सेव। 400 ज़्यादा है, इसको कर देंगे 300। सेव। और ठीक ठाक लग रहा है ये। या फिर इसको कर देते हैं 340। सेव। 340 ठीक है, या फिर 300 बाई 300 कर लेंगे ना, ये भी ज़्यादा बेटर है। 300 बाई 300। सेव। तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। और जैसे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर लेजीली ये लोड होगा। जितना आप स्क्रॉल करेंगे तभी ये डिस्प्ले कराएगा। और आप जो है ना, यहाँ से इसको एक बार रिलोड भी कर ले एप्लीकेशन को। कभी कभार जो है प्रॉब्लम भी देती है रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे कैप्टन, और सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ पर सर्च मूवी। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, 10 मूवीज फाउंड। 10-10 ही रिजल्ट देता है शायद, पता नहीं कैसे काम करता है ये। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए बराबर से रिजल्ट आपको देखने मिल रहे हैं। और भी आप इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि ये टाइटल है, तो आप नीचे स्टाइल शीट में जो है एक एक को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि मूवी टाइटल। इसका फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज इसको कर देंगे 30। फॉन्ट वेट कर देंगे हम यहाँ पर बोल्ड। सो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं बोल्ड। सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करा देंगे। कहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे आप इसको, ये जो टेक्स्ट में टाइटल है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करा देंगे स्टाइल। स्टाइल के अंदर फिर हम स्टाइल्स को टारगेट करेंगे, स्टाइल्स डॉट मूवी टाइटल। सेव। तो देखिए ये तो काफी बड़ा हो रहा है, इसको कर देंगे 20। सेव। अब ठीक है, या फिर 15 कर देते हैं इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। 15 मैंने किया। सेव। और ये बोल्ड भी शो कर रहा है। और आप ईयर भी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं ईयर भी ऐड कर देता हूँ ताकि हमको पता चले कि ये ईयर पे है। सो यहाँ पर ईयर भी हमने ऐड कर दिया। और व्यू के अंदर भी हम कंटेनर ऐड कर सकते हैं। सो मूवी कंटेनर में बना लेता हूँ एक मूवी कंटेनर। और इसमें हम क्या करेंगे, सब में मार्जिन दे देंगे हॉरिजॉन्टली। सो मार्जिन हॉरिजॉन्टल, और इसको कर देंगे 5 कर देते हैं। 5 ठीक रहेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। सेव। और ये जो व्यू है फ्लैट लिस्ट के अंदर, इसको जो है स्टाइल कर देंगे स्टाइल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिखेंगे स्टाइल्स डॉट मूवी कंटेनर। सेव। और इतना कुछ इफेक्ट इसमें नजर नहीं आ रहा है। मार्जिन बॉटम करके देख लेते हैं एक बार। मार्जिन बॉटम, इसमें कर देंगे 10। सेव। या फिर इसको कर देते हैं 30। सेव। 30 में ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से 30 में शो करेगा। और अब ठीक ठाक लग रहा है। आप इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं, और जो भी अगर आपको चेंजेस करना है तो आप अपने हिसाब से भी करिए। और ये 10 मूवीज फाउंड है ना, इसमें भी थोड़ा सा स्पेस दे देंगे हम। कहाँ पर लिखा था हमने इसको, 10 मूवीज फाउंड, ये रहा। इस टेक्स्ट में इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ मैं, स्टाइल डबल करली ब्रेसेस। इसके अंदर लिखेंगे हम मार्जिन बॉटम, और बॉटम से दे देंगे 10। सेव। या फिर इसको मार्जिन वर्टिकल कर देंगे, तो मार्जिन वर्टिकल 10 कम पड़ रहा है, 20 कर लेते हैं। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगा।
और टेक्स्ट को हम सेंटर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना है टेक्स्ट अलाइन और इसको आप कर देंगे सेंटर में। सेव। कलर भी हम इसमें चेंज कर देंगे कलर और इसको कर देंगे हम ग्रीन कलर। सेव। तो देखिए 10 मूवीज फाउंड। तो परफेक्टली ये काम कर रहा है। मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ से हम बैक आ गए, एक्सप्लोर मूवीज पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है और ना ही हम लोकल स्टोरेज में इसको सेव कर रहे हैं। अब फिर से अगर मैं इसमें कुछ सर्च करता हूँ जैसे कि डॉन सर्च मूवी, तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, बराबर से रिजल्ट हमारे पास शो कर रहे हैं। तो सक्सेसफुली हमारी मूवी एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो भी रिएक्ट नेटिव समझ में आ गया होगा कैसे ये काम करता है और कैसे हम इसमें चीजों को रेंडर कर सकते हैं। ये बेसिक एप्लीकेशन थी, इसमें हमने नेविगेशन देख लिया, रीयूजेबल कंपोनेंट देख लिया, उसके बाद में यहाँ पर हमने इमेजेस भी देखे, एपीआई कॉल भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोई और एक मिनी प्रोजेक्ट देख लेंगे या फिर डायरेक्टली जो है मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इतना बेसिक काफी है। अगर आपको इतना भी समझ में आ रहा है तो आप जंप कर सकते हैं डायरेक्टली मेजर प्रोजेक्ट में, या फिर देखता हूँ मैं कोई और प्लान करता हूँ जिसमें मैं स्टेट मैनेजमेंट भी आपको अच्छे से समझा दूं क्योंकि हम रिडक्स या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे हमारे मेन प्रोजेक्ट में, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं, करता हूँ मैं कुछ इसके लिए प्लानिंग। तब तक आप जो है वीडियो को लाइक करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कुछ भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।